हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपने सबने कल रिवाइज किया होगा जो हमने स्पेसिफिकली पढ़ाया है। फिर भी हम एक बार क्लास में रिवीजन करेंगे। कल हम स्पेसिफिकली देख रहे थे कि व्हाट डू यू मीन बाय व्हाट इज़ इनकम टैक्स, व्हाट इज़ जीएसटी एंड नंबर सेकेंड थिंग हम ये भी देख रहे थे कि व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स, टैक्स रेट्स एंड एवरी अदर थिंग। सो आई विल क्विकली ड्रॉ विथ यू द रिवीजन में सब कैसे हमने क्या क्या देखा था, क्या है उसके बेसिक्स और कैसे व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट एंड एवरी अदर थिंग। So Indian taxation per se, there are two types of taxation. One is direct tax and one is indirect tax. What is the difference between direct tax and indirect tax? So direct tax is specifically जहाँ पे tax is paid by that person per se, whatever the income he is earning, उसके बाद में जो स्पेसिफिकली उस इनकम के ऊपर जो इनकम कंप्यूट होती है उसके ऊपर मैं खुद से टैक्स पे करता हूँ। और इनडायरेक्ट टैक्स इज समथिंग इज लाइक अगर मैं कोई सर्विसेज सेल कर रहा हूँ तो सेल करने के बाद मैं सामने वाले व्यक्ति से ही टैक्स कलेक्ट कर रहा हूँ एंड देन आई एम पेइंग टू द गवर्नमेंट। इसका एग्जांपल है जब जीएसटी होता है तो जीएसटी हम गवर्नमेंट को नहीं पे करते हैं, हम डायरेक्ट परचेजर को सेलर को पे करते हैं और सेलर फिर बाद में आगे गवर्नमेंट को देता है। जबकि इनकम टैक्स ऐसा होता है कि हमारी जो इनकम हमें मिल रही है ना उसमें से हम हमारा इनकम टैक्स कंप्यूट करते हैं एंड देन वी पे टू द गवर्नमेंट बाय आवर ओन पॉकेट। सो दिस इज द डिफरेंस। डायरेक्ट टैक्स में बर्डन हमारे ऊपर ही होता है, इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट होता है। दैट इज अ बेसिक डिफरेंस। देन हमने एक और चीज़ डिस्कस करा था कि व्हाट इज़ अ नीड ऑफ एन इनकम टैक्स एक्ट एंड व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ एन इनकम टैक्स एक्ट। सी the point is need of an income tax act is something like why there is a need, because we are not self sufficient country. Okay, because we don't have any natural resources which can help us to do our expenditure. स्पेसिफिकली हमें गवर्नमेंट के पास पैसा चाहिए, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स इज टैक्सेशन। गवर्नमेंट ऑल्सो डू बिजनेस, बट बिजनेस से उतना नहीं होता जितना टैक्सेशन से उन्हें रेवेन्यू मिलता है। एंड वी आर अ डेवलपिंग इकोनॉमी एंड डेवलपिंग इकोनॉमी होने के बाद में वी नीड मोर कैपिटल। So that's why we just cannot abolish income tax act. The point is, even if suppose for example income tax act के provisions बहुत harsh माने जाते होंगे इंडिया में, but as compared to developed countries they are pretty good. Developed countries में around 50%, almost around 50% is taken as a taxation, but इंडिया में around 43% है। मैक्सिमम मार्जिनल रेट की मैं बात कर रहा हूँ, एकदम मैक्सिमम टैक्स रेट व्हाट इंडियन इज पेइंग। Next, specifically, income tax extend to whole of India and any income earned from India. So specifically, even if a foreigner is coming and earning any income from India, it will be liable to pay income tax in India. And what is the definition? It extends to whole of India. As I said, it extends to whole of India. The point should be very clear कि what do you mean by India? इंडिया किसे बोलेंगे? इंडिया कोई एक लैंड मास को कैसे बोलेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? अगर आज कोई सपोज पाकिस्तान क्लेम करता है कि कश्मीर उनका है, चाइना क्लेम करता है कि अरुणाचल प्रदेश उनका है, देयर हैज़ टू बी सम डेफिनेशन कि कौन किसका है, क्या किसका है। सो हमने स्पेसिफिकली एक डेफिनेशन देखी थी कि इंडिया में और ये डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट द पॉइंट इज आई विल एक्सप्लेन यू द केस कि इंडिया की डेफिनेशन क्या है। तो द डाउट विच स्पेसिफिकली रेस है इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, तो इंडिया क्या है, दैट इज व्हाट, तो इंडिया हम देखेंगे। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एन एक्ट। until unless it is not until unless the power is not given by the constitution, the government cannot make an act. So it is utmost important कि constitution के अंदर लिखा हो कि specifically there will be a levy on income which is earned by an individual or persons. So in this case article 265 specifically say कि no tax shall be levied or collected except by the authority of law. Okay, so until unless there is no authority or no power which is given by the constitution. So here the article 265 के थ्रू गवर्नमेंट को पावर मिल रही है कि जब तक के कोई लॉ नहीं बन जाता पार्लियामेंट में तब तक के कोई टैक्स नहीं कलेक्ट करता। यू मस्ट बी अवेयर, अगर नहीं अवेयर होंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि हाउ द लॉ इज मेड। स्पेसिफिकली लॉ कैसे बनता है? लॉ में सबसे पहले तो एक होती है कमेटी फॉर्म होती है,
दैट कमिटी डिस्कस एवरीथिंग। अगर सपोज फॉर एग्जांपल जीएसटी की बात करें तो अब एक जीएसटी कमेटी है। जीएसटी कमेटी सबसे पहले तो सारे सजेशन लेंगी, एक एक ड्राफ्ट बनाएंगे। ड्राफ्ट बनाने के बाद वो सब में सर्कुलेट होगा, फिर उस पर डिस्कशन होगा, कमेटी के अंदर ही डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद में देन दे विल फाइंड आउट न्यू इनसाइट कि हाँ ठीक है, हमें अगर सपोज एक पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगाना है या फिर एक पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के ऊपर टैक्स लगाना है एक प्रॉपर तरीके से, तो पॉइंट इस हमारे पास कोई ड्राफ्ट होना चाहिए, हमारे पास कोई माइंडसेट होना चाहिए कि कैसे हम उसको आगे लेके चलेंगे। एक ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर देन कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ली जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वाई वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज एक स्पेसिफिक चीज़ जो आर्टिकल 245 बोलता है कि पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर होल ऑफ इंडिया और इन पार्ट ऑफ इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज फॉर होल ऑफ द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट। द पॉइंट इज हम किस अथॉरिटी में किस एरिया मतलब एरिया के ऊपर या फिर किस पीपल के ऊपर हम टैक्स लगाना चाहते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इफ अ सेंट्रल गवर्नमेंट वांट्स टू मेक अ एक्ट देन द पावर हैज टू बी गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैं अभी बता रहा था आर्टिकल 245 बोलता है कि पार्लियामेंट और स्टेट दोनों अलग अलग अपने अपने टैक्स लॉज बना सकते हैं। तो आर्टिकल 246 स्पेसिफिकली बोलता है कि अगर सपोज कोई ऐसे लिस्ट आइटम्स हैं जो यूनियन लिस्ट में दिए हैं तो उस लिस्ट आइटम्स के ऊपर टैक्स बनाने का पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। कोई ऐसे स्टेट लिस्ट आइटम है जहाँ पे स्टेट लिस्ट ने अगर कोई आइटम दिया, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम, ऑन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं होता है, बट अगर यही एग्रीकल्चर इनकम इज गिवन इन स्टेट लिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स ले सकती है। गेटिंग इट? सो इन दिस वे स्पेसिफिकली जहाँ पे जो लिस्ट आइटम दिए हैं वो लिस्ट आइटम के बेसिस पे वो ही गवर्नमेंट वो टैक्स ले सकती है। ठीक है? सो यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री 82 के अंदर दिया है कि टैक्स ऑन इनकम। यहाँ पे बोला गया कि अगर आप इनकम अर्न करते हो तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। यहाँ से सबसे पहले तो क्रोनोलॉजी समझो, मतलब 265 बोलता है कि आप बिना किसी लॉ के थ्रू, अथॉरिटी के थ्रू टैक्स नहीं बना सकते। 245 बोलता है कि उसके बाद में पार्लियामेंट बना सकता है फॉर द आइटम्स विच आर गिवन इन द पार्लियामेंट बना सकता है फॉर होल ऑफ इंडिया, और स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है फॉर होल ऑफ स्टेट। तो ये पार्लियामेंट कौन से लिस्ट आइटम्स एक्ट बना सकता है, वो लिस्ट आइटम दी हुई है हमारे आर्टिकल 246 में। दिस इज जस्ट अ बाइफर्केशन ऑफ हाउ थिंग्स वर्क। ठीक है? नेक्स्ट स्पेसिफिकली सो इनकम टैक्स बना है यूनियन लिस्ट। सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकता है, स्टेट लिस्ट में सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकता है, कॉन्करेंट में दोनों मिलके एक साथ बना के एक एक्ट बनाते हैं। एंड जीएसटी इज पार्ट ऑफ इट। ओके, जीएसटी इज पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अपने अलग अलग एक्ट है और दोनों साथ में चलते पैरेलल। सो दिस इज व्हाट अ डिफरेंस है। नाउ अब सोर्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट लॉ क्या है? द पॉइंट इज स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट सिर्फ एक एक्ट नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अ बुक जहाँ पे हम रेफ़र कर सकें और सारी चीज़ें कर सकें। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं। इट इज़ एक्ट ऑल्सो। द एक्ट इज़ अ वेरी बेसिक डॉक्यूमेंट। ओके, बेसिक बुक। किसी भी तरह की कोई भी बुक अगर वो देखोगे ना, उसमें अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं तो वो एक्ट बोला जाएगा। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन में प्रोविजंस की बात करें, देन वो एक्ट को अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स बोलने पड़ते। फॉर एग्जाम्पल, द citizen of India or the person who are liable to pay income tax in India, okay, have to pay tax to the government. Now the point is, क्या मैं अगर मुझे टैक्स पे करना है तो मैं क्या अपने पूरे टैक्स क्या बोरों में भर के गवर्नमेंट के पास ले जाके रख दूँ क्या दिल्ली में? इट हैज़ टू बी अ प्रैक्टिकल सिनेरियो कि किस दिन देना पड़ेगा। ठीक है? उसके बाद में ड्यू डेट के साथ मेरे पास क्या दूसरे मैकेनिज्म है। यू आर गेटिंग इट? सो एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिटरमाइन होता है रूल्स के थ्रू कि कैसे रूल्स बनेंगे। रूल्स में लिखा होता है कि कैसे वो इम्प्लीमेंट होगा एक्ट, कैसे सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो। सो दिस इज़ वेयर इनकम टैक्स रूल्स प्ले इनटू पिक्चर। फिर उसके बाद में एक एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है। एनुअल फाइनेंस एक्ट स्पेसिफिकली इनकम टैक्स एक्ट इज़ फ्रॉम 1961। 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 1961 को हमारा इनकम टैक्स एक्ट आया विच वॉज अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। ठीक है? एवरी ईयर द गवर्नमेंट मेक्स इनटू अमेंडमेंट। वाई? बिकॉज एवरी ईयर गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं। हर गवर्नमेंट का एक स्पेसिफिक एक मोड होता है, एक स्टाइल होता है रन करने का किसी भी तरीके।
Modi government, in the current government specifically, they want to spend more on infrastructure. ठीक है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इनकम टैक्स एक्चुअली देखा जाए ना तो हमारी कमाई है, तो हम हर साल एक बजट बनाते हैं और हर साल बजट बनाने हम हमारे एक्सपेंडिचर बताते हैं कि हम ये सेक्टर में इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, ये सेक्टर में इतना एक्सपेंडिचर करेंगे. देन व्हाट कम्स द पॉइंट इज, आज अगर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. हाँ एक यस कर दिया. हाँ नहीं मैम, वो ध्यान नहीं. ठीक है मैम, वो आप पहले दिला. अच्छा ठीक है, मैं देख रहा हूँ. ओके ठीक. या सो लेट्स कंटिन्यू. स्पेसिफिकली मैं ये चीज़ बोल रहा था कि देर आर, हाँ, एनुअल फाइनेंस एक्ट. सो एनुअल फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफिकली क्या होता है कि गवर्नमेंट एक तरीके से हमारी इनकम किस तरीके से अर्न करेंगे, ठीक है, वाह हाउ. एक तो हमारा एक्सपेंडिचर फिक्स है, द बजट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक कि हम ये एक्सपेंडिचर करना है. अब ये एक्सपेंडिचर करने के लिए हम क्या क्या इनकम अर्न करेंगे, ठीक है, फिर वो डिटरमाइन होती है. तो वो इनकम अर्न करने के लिए नाउ वेयर कम्स इनटू पिक्चर इनकम टैक्स एक्ट. अगर सपोज गवर्नमेंट बोलती है कि आज हमें इतना एक्सपेंडिचर करना है, और इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए जो एस्टिमेट बनाती है वो एस्टिमेट अभी करंट प्रोविजन से नहीं मिल पाएगा, करंट जो इनकम टैक्स एक्ट. देन व्हाट गवर्नमेंट विल डू, गवर्नमेंट विल इधर इंक्रीज द टैक्सेशन और रिड्यूस द डिडक्शंस और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग. दैट्स वाई एनुअल फाइनेंस एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हर साल एनुअल फाइनेंस एक्ट डिपेंडिंग अपॉन द बजट स्पेसिफिकली द एक्सपेंडिचर बजट, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपेंडिचर बजट हमारा इनकम एस्टिमेशन कैलकुलेट होता है और इनकम एस्टिमेशन के थ्रू हम हमारे इनकम टैक्स को चेंजेस करते हैं. ठीक है, सो दैट्स एनुअल फाइनेंस एक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देन देयर कम्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स. Notification or circular is something, specifically notification is where the government wants to notify something. For example, if the government wants to notify that कि आज से सारे जो रिटर्न्स है वो रिटर्न्स हमें 31 जुलाई की जगह पे 30 सितंबर को देने पड़ेंगे, तो दिस इज़ अ नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन मीन्स एक्ट में पहले से पावर्स दी है, ठीक है, आई एम जस्ट नोटिफाइंग इट. ठीक है, द गवर्नमेंट इज जस्ट नोटिफाइंग इट. सो दैट्स वाई व्हेन एनी एक्ट में पावर दी है और उसके बाद में उसको सिर्फ नोटिफाई करना है, उसको एक अप्लीकेबिलिटी करना है, तो इसलिए यहाँ पे नोटिफिकेशन के थ्रू वो एनेबल होता है. देन कम्स सर्कुलर. तो सर्कुलर क्या होता है कि सर्कुलर स्पेसिफिकली इज़ वन थिंग वेयर द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू द आंसर ऑफ क्वेरीज. ओके, CBDT को अगर कोई क्वेरी आ रही है किसी भी तरीके के अप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजन में, देयर कैन बी 2 सिनेरियोज ऑफ एवरी प्रोविजन. ओके, इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आज ये एकदम सीधी लॉ की लैंग्वेज, स्पेसिफिकली लीगल लैंग्वेज इज़ नेवर ईजी. लीगल लैंग्वेज इज़ ऑलवेज हैव अ इंटरप्रिटेशन इन हैंड. Okay, so when I am interpreting something, so there can be different interpretation of simple thing. Okay, so that's why CBDT by way of circular make sure कि जो डिपार्टमेंट है वो एक यूनिफॉर्म अप्रोच फॉलो करे.
एंड दैट्स वाई डिपार्टमेंट के लिए ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कुलर इशू करे जाते हैं जस्ट टू make them aware that these are the provisions which are applicable. This is how you have to interpret the act. Okay, so circulars are binding on the department and not on the assessee. सर्कुलर में जो भी दिखा डिपार्टमेंट को मानना ही पड़ेगा, बट असेसी जो है एज अ पर्सन हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है उस सर्कुलर को मानने के लिए. वी कैन मेक आवर ओन इंटरप्रिटेशन एंड वी कैन फाइट इन द कोर्ट. ओके, नेक्स्ट कम जुडिशियल डिसीजन. जुडिशियल डिसीजन इज स्पेसिफिकली जब कोई इंटरप्रिटेशन ना डिपार्टमेंट का सही हो पा रहा है और जो डिपार्टमेंट में स्टैंड लिया और मेरा जो स्टैंड है वो दोनों डिफरेंट है. सब कुछ हमारे पास, या तो पहली बात कुछ अवेलेबल ही नहीं है, कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर अवेलेबल नहीं है, वी आर जस्ट इंटरप्रेटिंग द एक्ट, देयर कैन बी दैट सिनेरियो. और वेयर देर आर नोटिफिकेशन एंड सर्कुलर्स, लेकिन वो नोटिफिकेशन और सर्कुलर्स काफ़ी नहीं है मेरा इंटरप्रिटेशन डिटरमाइन करने के लिए. सो दैट्स वाई आई विल गो टू द कोर्ट एंड आई विल फाइट फॉर द इंटरप्रिटेशन स्पेसिफिकली. ओके, सो these are the provisions. These are basic provision. Then we have seen the definition of India. If you can see the orange part over here, India is not just a land mass. India can extend up to their water, water level also. So there are two types of water level. Now, one is territorial water and then this exclusive. So three types actually: territorial water, continental shelf and exclusive economic zone. ठीक है. So from your land mass up to 12 nautical miles, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स आपका होता है टेरिटोरियल वाटर. और वो टेरिटोरियल वाटर इज द होल एंड सोल पार्ट ऑफ इंडिया ओनली. देन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पे इंडिया किसी को अलाउ कर सकती है टू गो एंड यूज द रिसोर्सेज और टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज. एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी सेम उसी तरह का होता है, बट इट इज़ अप टू 200 नॉटिकल माइल्स. आई एम नॉट सेइंग दैट. सो इट फ्रॉम 0 to 12 territorial nautical miles, 0 to 24 continental shelf and 0 to 200 is exclusive economic zone. So this whole of exclusive economic zone जो भी है, it is all part of India. Next, India के ऊपर का air space is also part of India. It is not just land, it is land, air and water, everything which is there up to exclusive economic zone of India is part of India. I hope you are getting it. Then यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई इनकम एक्टिविटी होती है तो दैट विल बी लेविएबल टू इनकम टैक्स डिटरमाइनिंग अदर प्रोविजंस इन एक्ट. ओके, देन वी हैव सीन स्पेसिफिकली डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन. पर्सन किसे कहा जाता है? पर्सन मीन्स समथिंग हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु इज़ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस एक्ट. ओके, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, दो एक्ट के अप्लीकेबिलिटी के रिस्पॉन्सिबल, किसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई हुआ. ये एक्ट क्या किसी एक एनिमल के लिए बना रहे हैं? नहीं, वी आर मेकिंग फॉर अ पर्सन. तो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पर्सन. वी आर इंडिविजुअल. देर इज इन लीगल टर्म्स कंपनी इज ऑल्सो पर्सन. ठीक है, कंपनी का एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस है और कंपनी के शेयर होल्डर्स का एक डिफरेंट एग्जिस्टेंस है. दे बोथ आर डिफरेंट थिंग. पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट, पार्टनर्स आर डिफरेंट. तो देर आर डिफरेंट थिंग. HUF सुना होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. HUF इज डिफरेंट एंड HUF के मेंबर्स आर डिफरेंट. सो द पॉइंट इज देयर कैन बी डिफरेंट पर्सन्स. It is not just individual or only the person. So that's why an individual, HUF, AOP, BOI, and ये सारे specific this kind of persons are the point. This list of person are there in Income Tax Act. और इस list of person को अगर बोलेंगे कि any assessee, income tax में every time assessee word is used. It is not used the word person. तो any person. The point is assessee की definition में लिखा है any person who is liable to pay tax including interest or penalty under Income Tax Act will be called as an assessee. But जब assessee की definition वहाँ पे लिखा है any person, तो what do you mean by person? Person means this kind of people. I hope the point is clear. समझ में आ रहा है? Now comes a definition of assessment year and previous year. So बेसिकली क्या होता है, मैं ये एक चीज़ आई एम रिपीटिंग दिस वंस अगेन, गजानन एंड शांतला, आई एम रिपीटिंग दिस जस्ट फॉर आवर न्यू स्टूडेंट ओवर हियर फिजिकली. ही इज़ अटेंडिंग.
सो क्या होता है कि इनकम टैक्स अप्लाइज फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी ईयर में 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक की इनकम टैक्स, हमारा फाइनेंशियल ईयर इस तरीके से चलता है. वी डोंट फॉलो कैलेंडर ईयर एज आवर फाइनेंशियल ईयर. एवरीथिंग जो भी फाइनेंस से रिलेटेड हमारी चीज़ें रहती है, टैक्सेशन की एप्लीकेबिलिटी या किसी भी तरीके, दैट कम्स फ्रॉम 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च. हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट भी वैसे ही बनते हैं. आई होप यू मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, राइट. सो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स, जब फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है इनकम टैक्स ईयर में, देर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीवियस ईयर और फाइनेंशियल ईयर, वॉट एवर इट मे बी. इफ़ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर एफ, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ, अभी करंटली FY 24-25 शुरू है. दिस इज FY 24-25 और इसी का करस्पॉन्डिंग नेक्स्ट जो साल होगा, करस्पॉन्ड एकदम नेक्स्ट साल होगा, दैट विल बी AY 25-26. So the point is, income earned in the financial year is liable to be assessed under assessment year. हर साल हर एक फाइनेंस ईयर का बाद में नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो ईयर होता है उसका असेसमेंट ईयर होता है. सो इन केस स्पेसिफिकली अगर यहाँ पे FY 23-24 है तो उसका असेसमेंट ईयर 24-25 होगा. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, पिछले साल का जो फाइनेंस ईयर था 20-24, उसका असेसमेंट ईयर 24-25 रहेगा. लेकिन मेरा जो इस साल फाइनेंस ईयर 24-25 है उसका असेसमेंट ईयर रहेगा 25-26. द पॉइंट इज वेरी स्पेसिफिकली, जो फाइनेंशियल ईयर के नेक्स्ट ईयर होता है उसको असेसमेंट ईयर कहा जाता है. और असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल में क्या फ़र्क क्या है कि जो इनकम हम फाइनेंशियल ईयर में अर्न करते हैं उसको असेस करके उसके ऊपर टैक्स पे करते हैं हम असेसमेंट ईयर. ठीक है, दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस. तो दैट्स वाई असेसमेंट ईयर में हम टैक्स पे करते हैं, फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न करते हैं. ठीक. और फाइनेंशियल ईयर को एक और नाम बोला प्रीवियस ईयर, PY और FY. दिस टर्म्स आर यूज इंटरचेंजेबली बट AY इज कॉमन. सो वेन एवर आई से PY 24-25 और FY 24-25, तो यू शुड अज्यूम दैट मैं AY 25-26 की बात कर रहा हूँ. करेंटली हमारे लिए एप्लीकेबल प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल है मे स्टूडेंट्स के लिए. देयर इज ऑल्सो वन पॉइंट कि प्रीवियस ईयर इज जस्ट प्रिसीडिंग AY. सो एनी इज सपोज फॉर एग्जाम्पल in most of the cases previous year starts from 1st April, but however if you start any new business or any new source of income, from the day you start your income or new business, from that day your previous year will start. Okay. Then specific point is Finance Act 2024 income earning year or tax payment year is 25-26. अब एक स्पेसिफिकली जिसमें ये बात करी गई है कि इनकम अर्नड इन अ फाइनेंशियल ईयर इज लायबल टू बी टैक्स अंडर असेसमेंट ईयर, बट देर आर सम एक्सेप्शंस टू इट. हाउ देर आर एक्सेप्शंस? डिपेंडिंग अपॉन द, जस्ट अ मिनट, excuse me. So depending upon certain cases the government has notified कि no, there are certain cases जहाँ पे हमें इनकम टैक्स कलेक्ट करने के लिए असेसमेंट ईयर का वेट नहीं करना पड़ेगा. वी विल कलेक्ट इनकम टैक्स इन दैट सेम फाइनेंशियल ईयर इटसेल्फ. ओके. सो इन दिस केस द फर्स्ट एवर क्लॉज case is the income earned by non-resident shipping business. So in this case any non-resident shipping business is there, if he is earning any income, that income will be liable to tax in the previous year itself. Okay. Suppose कोई फॉरेन कंपनी यहाँ से फ्रेट कलेक्ट करके जा रही है एंड देन फॉरेन कंपनी इज कलेक्टिंग दैट फ्रेट एंड देन leaving India, so he will be liable, that foreign company shipping business will be liable to pay tax before leaving India, because you cannot expect that foreign company will come back and will pay the taxes in the assessment year. Okay, the point is once the person is gone, it is gone. तो इसीलिए फिर ये इम्पोर्टेंट है कि इसी समय टैक्स कलेक्ट कर लिया जाए. नेक्स्ट स्पेसिफिकली एनी पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली और फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन. अब if anyone is leaving India, how can you tell them to come back again in the assessment year just to pay taxes? It will never happen, right? तो that's why ये person जब जा रहा होता है तभी उससे पहले टैक्स फाइल करके ले लेते. Then income of discontinuous business. अब when any business is discontinued, then there is no point that उसको हम बाद में assess करें.
एनी पर्सन फ्रॉम हु इज ट्राइंग टू ट्रांसफर इज एसेट जस्ट टू इवेट द टैक्सेस, ठीक है. इफ दिस इज द केस, उससे बोलेंगे कि नहीं, वंस यू आर डूइंग दिस ट्रांजेक्शन, अब अगर आपके कोई एसेट्स आप किसी को दे रहे हो जस्ट टू अवॉइड एनी टैक्सेस, देन इन दैट केस नो, यू पे द टैक्सेस इन दैट ईयर इटसेल्फ, ठीक है. अगर हमें पता चला कि आप इस तरीके से हरकत कर रहे हो तो हम उसी समय आपसे टैक्स पे कराएंगे. देन एनी AOP, BOI, AJP. AJP is called as artificial juridical person, AOP association of person, BOI is body of individual. जनरली क्या होता है कि AOP, BOI is made for a purpose, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू आर होस्टिंग एन इवेंट, यू ऑल टुगेदर कम टुगेदर, जैसे गणपति का भी मंडल होने वाला, तो आप सब लोग आते हो और आप सब लोग है ना एक AOP बनाते हो कि इस एक्टिविटी से जो भी हमारी इनकम होगी इट विल बी असेस एज AOP. AOP के अगेंस्ट हम असेस करेंगे, मतलब इट वी आर AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन हु आर गैदर टुगेदर फॉर अ पर्पस, ओके. और वो पर्पस के बाद में जब ये पर्पस खत्म हो जाएगा, ये इवेंट खत्म हो जाएगा 10 दिन का, तब वी विल डिजॉल्व दिस AOP एंड वी विल गेट बैक टू आवर नॉर्मल बिजनेस. सो इन दिस केस, अब ये प्रीवियस ईयर में मिले ही कुछ टाइम के लिए थे, जब प्रीवियस ईयर में मिले ही कुछ टाइम के लिए, तो भैया जब आपका पूरा पर्पस ही क्लियर हो गया, अब जब पर्पस क्लियर हो तो आप पैसे दे दो टैक्स, इफ़ यू हैव अर्नड एनी इनकम आउट ऑफ इट. सो इसे याद रखने का एक शॉर्ट टेक्निक जो मैंने कल भी बताया था, सो इट्स लाइक AOP, BOI, AOP वॉज AOP फॉर्म हुआ था, उसने अपना बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया, वो अपने एसेट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा था, एंड दैट AOP एसोसिएशन ऑफ पर्सन वेर लिविंग इंडिया फॉर परमानेंट बेसिस, एंड वो एक फॉरेन शिपिंग कंपनी के शिप पे जाते थे. तो दिस इज हाउ यू कैन लर्न दिस, ओके, कि व्हाट कैटेगरीज ऑफ पर्सन हु आर लायबल टू पे टैक्स इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ. Next, specifically application of income and diversion of income. See, application of income and diversion of income का basic फ़र्क ये है कि if there is an obligation to pay anything, then it is called as diversion of income. और diversion of income के अंदर आपको टैक्स खुद से पे करने ही नहीं पड़ेगा, you will not, your income will not be included in that. application of income मतलब ये होता है कि मैंने एक इनकम अर्न करी और मैं उसको खर्च कर रहा हूँ या उसे अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज application of income. खर्च करना मतलब एक तरीके से अप्लाई करना उस इनकम. तो इन केस सपोज फॉर एग्जांपल मैं बिना किसी ऑब्लिगेशन से, अगर मुझे 12 मंथ्स की सैलरी मिल रही है और 12 मंथ में से मैं बोल रहा हूँ कि मैं 1 मंथ की सैलरी, मेरे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे ऊपर, और मैं वो सू मोटो मेरे एम्प्लॉयर को बोलता हूँ कि 1 मंथ सैलरी आप प्लीज़ मंदिर में डोनेट कर दीजिए, ठीक है. सो इन दिस केस दिस 1 मंथ सैलरी विच इज डोनेटेड इज विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन द सू मोटो बेसिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम. In that case, that 1 month salary will be included in my hands. You cannot just say कि मेरे को सिर्फ 11 months की सैलरी रिसीव हुई तो मेरे को 1 मंथ सैलरी रिसीव होने की ज़रूरत नहीं, मतलब ओके. देन द पॉइंट, सेकंड पॉइंट इज स्पेसिफिकली डाइवर्जन ऑफ इनकम का मतलब होता है कि सपोज बाय वे ऑफ एनी डीड और एनी ऑब्लिगेशन, अगर सपोज कोई इनकम डाइवर्ट हो रही है, डाइवर्ट इन द सेंस कोई इनकम का पार्ट अलग जा रहा है, ठीक है. अगर इसका एग्जाम्पल ये है कि इफ़ आई एम मेकिंग अप, इफ इन द पार्टनरशिप डीड अगर ऐसा लिखा है कि आफ्टर पार्टनर्स डेथ हर और सॉरी हिज शेयर विल बी गिवन टू हिज वाइफ, सो इन दिस केस द शेयर ऑफ प्रॉफिट इज डाइवर्टेड फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म, ओके, बिकॉज इट वॉज रिटन इन द डेट. जो C, सपोज ABC एक पार्टनरशिप फर्म है, उसमें C की डेथ हो जाती है, और C की डेथ होने के बाद में अगर सपोज ऐसा लिखा गया कि C की डेथ के बाद में उसका शेयर जो 20% शेयर है वो C की वाइफ को मिलेगा. अब C की वाइफ इज नॉट अ partner of a partnership firm, it is a diversion of income, it is not application of income. The main differentiation between those is diversion of income is done under an obligation or a deed, and application of income is done under specifically without any obligation. That is a basic difference between both of these. Now comes a so हमने देखा कि क्या हम क्या इनकम होगा, क्या इंक्लूड नहीं हो. हमने इनकम की डेफिनेशन हमने देखा कि एनी इनकम अर्नड इन इंडिया विल बी लायबल टू पे टैक्स. सो व्हाट डू यू मीन बाय इनकम पर से? इनकम किसे कहा जाएगा? क्या गिफ्ट को इनकम कहा जाएगा? गिफ्ट इनकम नहीं है आपके हिसाब से आपको, लेकिन अगर मैं पैसे देता हूँ तो ये आपकी इनकम नहीं हुई. इनकम सपोज मैं आपको एक एनवलप देता हूँ जिसमें पैसे हैं, तो क्या वो आपकी इनकम है कि नहीं है? तो ये एक तरह से गिफ्ट ही हुआ ना. हम शादी में जब जाते हैं ज़रूरी नहीं हम एक आर्टिकल कुछ एक गिफ्ट ऐसा कुछ लेके जाएंगे, गिफ्ट बॉक्स नहीं, हम पैसे भी लेके जाते हैं, हम सामने वाले को पैसे देते हैं, तो दिस इज ऑल्सो गिफ्ट.
सो गिफ्ट इज ऑल्सो एन इनकम, और एज पर द इनकम टैक्स एक्ट इफ एनी सपोज फॉर एग्जाम्पल कुछ आपने इनकम अर्न नहीं किया लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये आपकी इनकम है, तो हम उस डीम्ड इनकम को भी इनकम मान लेंगे। गेटिंग इट? तो इनकम टैक्स इज वेरी इंक्लूसिव कि वो किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति किसी भी इनकम को इनकम मान सकती है। इट इज़ नॉट लाइक यू शुड ऑलवेज रिसीव इट। इनकम टैक्स एक्ट ने बोल दिया कि ये इनकम है तो ये इनकम है, ओके, और ये इनकम आपने ही कमाई, जबकि मैंने नहीं कमाई है, किसी और ने कमाई है, मेरे पास रिसीव भी नहीं हुई, स्टिल इट विल बी कॉल्ड एज डीम्ड इनकम। ठीक है, स्पेसिफिकली इसका एक सबसे छोटा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल यू आर होल्डिंग अ हाउस प्रॉपर्टी, वो हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे जा सकती थी, आप रह नहीं रहे हो उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, दैट विल बी डीम्ड टू बी लेट आउट। डीम्ड टू बी लेट आउट का मतलब होता है, लेट आउट का मतलब होता है किराए पर देना, डीम्ड टू बी लेट आउट। ठीक है, वंस इट इज डीम्ड टू बी लेट आउट ना, देन एनी इनकम, so even if you have not received the income now, you will be liable to pay tax, you will be liable to calculate the tax, and so calculate the income and will be liable to pay tax. We will see this कि how इसका कैसा होता है, deemed to be let out का concept कैसा होता है when we will see the house property. Okay, so there are list of income जहाँ पे everything like any other income, everything under the sky which you can assume is a income. ओके, देन हम कल यहाँ तक के पहुँच गए थे कि हाउ टू कैलकुलेट स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। ओके, तो सबसे पहले ये डिटरमाइन करा जाता है कि वेदर रेसिडेंशियल है कि नहीं। until unless you are not a resident of India, how you will be liable to pay tax in India? Correct? The point is very simple कि आप until unless you don't qualify as resident, what is the point? मैं किसी नॉन रेसिडेंट से इनकम टैक्स कलेक्ट कर सकता हूँ? Can I go and ask any American citizen to pay? Can I go and ask Bill Gates to pay income tax in India? The point is, दो क्राइटेरिया होने चाहिए, या तो वो रेसिडेंट होना चाहिए, इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, या फिर इंडिया से इनकम अर्न करना चाहिए। अगर दोनों भी केस नहीं है तो भैया वो नॉन रेसिडेंट है, मैं उससे कहाँ से इनकम टैक्स कलेक्ट करूँ? इंडियन इनकम टैक्स। सो दैट्स वाई इट बिकम्स आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कि वो रेसिडेंट बने। ठीक है, देन दिस इज there are 5 types of income, 5 heads, yes: salary, house property, PGBP, profit and gains of business, capital gains and other sources. हर तरह की इनकम बस इसी में क्लासीफाई हो जाएंगे। देयर इज नो अदर इनकम विच कैन बी क्लासिफाइड आउटसाइड ऑफ दिस हेड। गेटिंग इट? सो आपको इसी इसमें इनकम में बाइफरकेट करना है, एंड देन यू विल हैव टू कैलकुलेट द टैक्स ऑन द रिस्पेक्टिव इनकम in the respective head. Then clubbing of income. Clubbing means किसी और के पास किसी और के अकाउंट पे इनकम अर्न हुई, बट दैट विल बी क्लब्ड इन माई हैंड्स. वाई? बिकॉज एज पर द इनकम टैक्स एक्ट द प्रोविजन पर से कि अगर किसी तरह की कोई डाइवर्जन ऑफ इनकम है बट दैट डाइवर्जन इज नॉट लीगल और लॉफुल, ओके, देन दैट इनकम अर्नड फ्रॉम दैट एसेट विल बी क्लब. मैं एक बार फिर से बोलता हूँ एग्जाम्पल के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ने अपने बेटे को एक एफडी दे दी. द पर्पज ऑफ गिविंग दैट एफडी वॉज कि जो इंटरेस्ट इनकम उस पर से आएगा ना, दैट विल बी टैक्स अंडर द हैंड्स ऑफ दैट सन. ओके, हियर द पॉइंट इज पर्पसफुली आपने वो एफडी उससे दी ताकि आपके हैंड में जो 1% जो 30% टैक्स ब्रैकेट में है उसके हैंड में इनकम ना है. दैट वॉज द पर्पस. सो व्हेन दैट इज द पर्पस, सो इन दिस केस द मेन पर्पस ऑफ दैट गवर्नमेंट वॉज कि आप डाइवर्ट कर रहे हो आपकी इनकम को, और दैट बिकॉज ऑफ दैट डाइवर्जन यू विल बी लायबल टू पे टैक्स इन योर हैंड्स ओनली. दैट विल बी क्लब्ड इन योर हैंड. क्लबिंग का मतलब है भले ही किसी और के हाथ में रिसीव हो रही है, किसी और की इनकम है, ऑन द फेस ऑफ इटसेल्फ इट इज शोइंग दैट कि ये मेरे लड़के की इनकम है, लेकिन नहीं, वो कमाई उसकी उसी लिए हुई क्योंकि आपने उसको एफडी दी थी. अगर वो आप एफडी उसको नहीं देते थे आउट ऑफ लव एंड कंसिडर आउट ऑफ लव एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अगर वो एफडी नहीं मिलती थी तो वो लड़का कभी इनकम कमा ही नहीं पाता था. इसीलिए वो इनकम के ऊपर का जो इंटरेस्ट है वो आज उसके पापा के हाथ में ही क्लब होगा. दैट इज कॉल्ड एज क्लबिंग. देन देर इज अ सेट ऑफ लॉसेस. अगर आपने प्रीवियस ईयर में किसी भी प्रीवियस ईयर में लॉसेस हुए तो उसका कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो. कैरी फॉरवर्ड कैन बी सेट ऑफ इन द करंट ईयर फॉर द लॉसेस. ओके, once you determine this gross total income,
then after gross total income there is a deduction specifically deductions under chapter 6 है. For example the government want to promote कि आप LIC में इन्वेस्ट करें, तो LIC में जब इन्वेस्ट करेंगे तो LIC के इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए the government will give you deductions. This is how, if suppose for example if the government wants you to pursue higher studies, they will give you the deduction of interest payment. Getting it? So in this case any deductions under chapter 6, just these deductions are given so that कि आपकी इनकम थोड़ी रिड्यूस हो, गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट को वो सेक्टर को प्रमोट करने का मौका मिले, एंड देन नेट टोटल इनकम के ऊपर ही आप टैक्स पे करो. ठीक है, दिस इज वन पॉइंट. ये सारी कहानी हो गई. अब सारी कहानी होने के बाद में अब नाउ वी विल कैलकुलेट हाउ द इनकम टैक्स इज कैलकुलेट. सो इज देयर एनी डाउट स्पेसिफिकली गाइस? आप अभी तक के आई हैव डन द रिविजन एंड इज देयर एनी डाउट पर से? किसी भी तरह का कोई डाउट है? कल आपने अगर रिवाइज नहीं किया होगा तो टुडे वी हैव डन द रिविजन, तो एनी डाउट प्लीज लेट मी नो. आर यू देयर गाइस? आप लोग मेरे साथ हो यहाँ पर? नो डाउट, ओके ठीक है. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी पेन और कॉपी की. स्पेसिफिकली अब हम सीखेंगे कि इनकम टैक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं. सो अंडरस्टैंड द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट. द पॉइंट इज देयर, पहले हम ये प्रोविजन देख लेते हैं, देन वी विल डिटरमाइन हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स. सो देर इज़ अ जनरल टैक्स रेट. सो इनकम टैक्स एक्ट में अभी करंटली मैं अभी सिर्फ समझ लो कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ. डोंट गेट इनटू कि मेरे को समझा नहीं समझा. पहले आप सिर्फ सुन लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. बिफोर आई थिंक 2 years बैक और 3 years बैक, जब से न्यू टैक्सेशन स्कीम नहीं लॉन्च हुई थी, उसके पहले अराउंड 3 years बैक, अराउंड 2020 के पहले टिल 2019 देयर वाज ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर. वेयर इज ये यहाँ पे जो आपको इनकम दिख रही है ना, इफ टोटल इनकम इज 0 to 2.5 lakh देन नील टैक्स, 2.5 to 5 lakh 5%, 5 to 10 lakh 20%, अबाउ 10 lakh 30%. सो एनी इनकम, फिर तो पूरा बोलते हैं ना, अबाउ 10 लाख किसी भी तरह की कोई भी इनकम हो ना, 30% स्लैब. सो इन दिस केस अगर आप देखोगे 10 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम रहती है, तो अगर आप कैलकुलेट करोगे ना, 0 to 2.5 लाख आप नील ले लो, 2.5 lakhs to 5 lakh उससे आप 5% के हिसाब से ले लो तो 12,500 के आसपास आती है. और 5 लाख से 10 लाख अगर आप देखोगे, 5 लाख के जो इट इज़ लाइक 10 lakh रुपीज़ माइनस 5 lakh रुपीज़, राइट? तो 5 लाख के ऊपर 20% इज 1 lakh रुपीज़. सो अराउंड 1,12,500 वॉज द अमाउंट ऑफ टैक्स विच यू वॉज पेइंग इफ़ योर इनकम इज अप टू 10 lakh. और 10 lakh के ऊपर अगर एक भी रुपये रहता है उसके ऊपर 30%. ठीक है, द पॉइंट इज़ वेरी सिंपल. पहले इस तरह का टैक्स स्ट्रक्चर हुआ था, but now the government has brought some new scheme which is called as 115 BAC scheme. Currently we are not discussing that, we are discussing the old tax regime only. Why we are discussing the old tax regime? Because old tax regime is very easy to understand. ठीक, न्यू टैक्स regime में आपको इनकम टैक्स के कुछ कुछ भी सेक्शन नहीं पता. अगर मैं आज न्यू टैक्स regime का डिस्कस करता हूँ और न्यू टैक्स regime में डिस्कस करता हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि इनकम टैक्स में अगर कोई डिडक्शंस मिल रहे हैं तो कौन से डिडक्शंस माइनस हो रहे हैं, कौन से डिडक्शन मुझे मिलेंगे, कौन से डिडक्शन मुझे नहीं मिलेंगे. तो वो डिटरमाइन करने के लिए पहले मुझे कुछ तो बेसिस होना चाहिए. एटलीस्ट आई शुड नो कि हाउ टू कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्ट. इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होना चाहिए. सो द पॉइंट इज, सो गाइस अभी हम सबसे पहले ना एक एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल के बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ द इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड. ओके, so for example if I am earning around, okay, if suppose for example मैं मेरे suppose Mr. Rahul is earning suppose 20 lakh rupees, ठीक है, in a current financial year. So what will be that how much will be the tax he will be liable to pay.
अब अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव कैलकुलेटर इन हैंड और एनीथिंग, जस्ट लेट मी नो कि आप इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। बिकॉज एक बार ये स्लैबलेट आपके सामने है, मैंने आपको ये चीज़ बता भी दिया कि कैसे कैलकुलेट करता है कि 0 से 2.5 लाख रुपए तक के आप इनकम नील समझ लीजिए, फिर उसके बाद में 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 10% और 10 लाख के अबाउ 30%। सो नाउ द इनकम इज 20 लाख रुपीज़। अब प्लीज़ मेरे को बताओ कि अब मैं इनकम कैसे इसके ऊपर, ये नेट इनकम है, अज्यूमिंग दिस इज अ नेट इनकम, प्लीज़ लेट मी नो कि कैसे इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। कम ऑन फास्ट। डन। डन गजानन, हो गया? किसी का तो हुआ होगा यार। 4,12,000. So we have one answer. Anyone wants to try 4,12,500, right? So we will also attempt कि कैसा कितना correct है, क्या correct है, and then we will almost it is correct. But anyone else want to try? ओके सो अब इस इनकम टैक्स को अगर इजीली कैलकुलेट करना है, मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ कि जब आपको मैं बोलूँ कि इनकम टैक्स कैलकुलेट करो एज पर ओल्ड टैक्स है, ठीक है। वी नो कि हमारा 10 लाख रुपए तक के तो फिक्स टैक्स है, राइट। सबसे पहली चीज़ तो हमारी इनकम कितनी है? 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए इज एक्सक्लूडिंग सॉरी 20 लाख रुपए इज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। तो जो 20 माइनस 10 है, 20 लैक्स माइनस 10 लैक्स, ये 10 लाख के ऊपर तो मेरे को 30% देना पड़ेगा। आर यू विथ मी, राइट। तो 10 लाख रुपीज़ के ऊपर मेरे को 30% देना पड़ेगा, विच इज़ हाउ मच? करेक्ट। एंड जो मेरी बची हुई 10 लाख रुपए की इनकम है, वो 10 लाख रुपए की इनकम के ऊपर मेरे को जीरो, दिस इज रिमेनिंग 10, दिस इज रिमेनिंग 10, रिमेनिंग 10 में 10 लाख रुपीज़ में से मेरे को 0 to 2.5 तक के तो नील, राइट। देन 2.5 से 5 तक के मेरे को 20% 5% देना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 12,500। ओके। देन 5 लाख से लेके 10 लाख रुपीज़ तक के मुझे देना पड़ेगा 1 लाख रुपीज़। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। किसी को इसमें थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ आज ही पूछ लो, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अगर किसी भी व्यक्ति ने आपको बोला कि मेरा टैक्स कैलकुलेट करो एज पर ओल्ड टैक्स रेजिम, तो इट शुड बी ऑन फिंगर टिप्स, द स्लैब रेट एंड एवरीथिंग शुड बी ऑन द फिंगर टिप्स। ये सबसे बेसिक है। किसी को भी यहाँ पे डाउट है कि 10 लाख रुपए तक की अगर मेरी इनकम है तो 10 लाख रुपए की इनकम में मुझे मिनिमम से मिनिमम 1,12,000 रुपए टैक्स पे करना पड़ेगा। Is there any doubt? Please let me know in the chat box. Anyone? चलो ठीक है। Then the total tax which is payable is 4,12,500. So in this case, to quickly solve this, why I am saying this, to understand these are the slab rate, और स्लैब रेट ये फिक्स है। अगर आपकी इनकम कितनी भी हो 10 लाख के ऊपर, 10 लाख के ऊपर आपकी जितने, उसको 30% के टैक्स के हिसाब से कर लो, एंड देन जो बची हुई इनकम है उसमें तो हमारा फिक्स टैक्स है ही 1,12,500। अब ये 1,12,000 प्लस 30% का टैक्स लेके कैलकुलेट करके यू गेट द नेट टैक्स अमाउंट, ठीक है। सो ये अब एक बात आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब ये टैक्स रेट मैं डिटरमाइन कर रहा हूँ तो ये किसके लिए अप्लीकेबल है, ये भी आपने सोचना चाहिए ना, ये किसके लिए अप्लीकेबल है। राइट नाउ वी आर स्टडीइंग द ओल्ड टैक्स रेजिम। ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होता था कि ओल्ड टैक्स रेजिम वाज अप्लीकेबल, डिफरेंट टैक्स रेट्स आर देयर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स।
ओके इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट टैक्स है, कंपनी के लिए डिफरेंट टैक्स है, और किसी और व्यक्ति के लिए डिफरेंट टैक्स है, पार्टनरशिप फर्म इज डिफरेंट. सो दैट्स वाई इट इज आउटमोस्ट इंपॉर्टेंस कि सबसे पहले तो आप ये डिटरमाइन करो कि फॉर होम यू आर कैलकुलेटिंग. इफ आई सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बोलूँ मिस्टर राहुल एंड कंपनी, ठीक है, दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है. इन दिस केस अगर मैं यहाँ देखो ना तो यहाँ पे फ्लैट 30% है, 20 लाख रुपीज का फ्लैट 30%, whatever the amount is you will have to pay tax on it. Getting it? So in this case the point is number one thing you should understand कि आप किस assessee के ऊपर आप tax कर रहे हो. Who is that person? Whether that person is an individual, whether that person is a HUF, AOP, BOI and AJP. If that is a person, then वहाँ पे slab rate के basis पे tax लगेगा. Even that is not a person, अगर suppose वो दूसरा category of person है, then another tax rate we need to see what are the different types of tax rates which are given. So for individual HUF we have seen that this is the tax rate which is given. For example the individual yes that individual, so in this case कोई भी तरह का individual हो, HUF हो, AOP, BOI and AJP, if these categories of person are there तो this will follow this slab rate. अब सिर्फ और सिर्फ एक रेसिडेंट, इसके बाद में ओल्ड टैक्स रेजिम में स्पेसिफिकली एक और दो तरह के टैक्सेशन टाइप थे फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड इज स्पेसिफिकली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल. वहाँ पे जब आप सम सॉल्व करेंगे, जब हम सम्स देखेंगे तो वहाँ बहुत जगह पे आईसीआई के मटेरियल में ऐसा लिखा है कि दैट पर्सन इज अ NRI. ओके always remember this provision whatever we are discussing now, age wise provision जो है ना, age wise provision is always applicable for resident individuals. Okay, if resident individual age is 60 years or more, okay, in the previous year, okay, then he will be liable to he will be eligible for increased slab rate. Getting it? So अगर सपोज आपकी एज 60 साल से ज़्यादा और 80 साल से कम है, ठीक है, अगर 60 साल से ज़्यादा 80 साल से कम है तो 0 to 3 लाख इज नील. तो यहाँ पे 50,000 रुपये का एक्स्ट्रा एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है. और ऑलवेज रिमेंबर वेन एवर आई विल से कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, रिमेंबर ओवर हियर, आर यू विथ मी? स्पेसिफिकली मेरे को है ना थम्स अप दीजिए, मेरे को है ना अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो मेरे को जमता नहीं है, मेरे को है ना चाहिए कि इट हैज़ टू बी एन इंटरैक्टिव क्लास. ओके, इन चैट बॉक्स इफ यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन, चैट बॉक्स में लिखिए येस यू आर विथ मी. ओके ग्रेट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, इफ योर एज इज मोर देन 60 ईयर्स in the current previous year, in the current financial year, then you will be eligible to get a more basic exemption limit of 3 lakh rupees, so 50,000 rupees. So 0 to 3 lakh nil, 3 to 5% the corresponding the same. और वही अगर आपकी एज 80 years या उससे ज़्यादा है in the previous year, you will be eligible for exemption, basic exemption limit of 0 to 5 lakh rupees. ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं वही मिस्टर राहुल की एज अगर सपोज ऐसा लिखो कि ही इज 80 years इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. ओके, सो 80 years इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आपको 0 to 5 लाख कोई इनकम टैक्स ही पे नहीं करना है. तो ये जो 12,500 रुपये जो आप ऊपर का पे करते हैं ना 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक का, आई होप यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दिस, ठीक है, वो 12,500 से एक तरीके से माफ़ी है. आपको सिर्फ 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख के ऊपर 30% के हिसाब से. आई होप यू आर गेटिंग इट. हम एक और सम लेंगे एंड देन वी विल डिटरमाइन कि हाउ दिस थिंग्स वर्क. सपोज फॉर एग्जांपल इसमें एक और चीज़ ये भी है कि देयर इज अ वन क्लैरिफिकेशन एंड राइट नाउ जस्ट रिमेंबर दैट क्लैरिफिकेशन. इवन इफ योर 68th बर्थडे और 80th बर्थडे, मतलब 80 साल के आप 31 मार्च को हो रहे हो, the condition over here is if you want to get this exemption, so in the previous year you must be aging 60 years or 80 years. but for example आप 30 अगर 31 मार्च पे आपका बर्थडे आ रहा है तो क्या नेक्स्ट ईयर आपको 60 इयर्स का बेनिफिट मिलेगा? क्या 60 इयर्स का? 60 इयर्स कंप्लीट हुए नहीं है, होने वाले हैं, ठीक है. लेकिन अगर आपका 31 मार्च में भी अगर 31 मार्च को बर्थडे हो रहा है ना, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर दिस एग्जेम्पशन, ठीक है, 3 इयर्स का. आफ्टर दिस प्रोविजन ना व्हाट वी विल डू, व्हाट माय पॉइंट इज, सी मेरा ऐसा मानना है
कि अगर आपको आईसीआई के एग्ज़ाम में पास होना है ना तो आईसीआई का मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा. अगर आप आईसीआई के मॉड्यूल से एटलीस्ट ओवरलुक नहीं करोगे ना, देन बिलीव मी you will not understand what is the nitty-gritties of that chapter. Okay. हेलो, आई होप आपको मेरी आवाज़ जस्ट मिनट. जस्ट मिनट ना. ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बट कुछ प्रॉब्लम आ गया था. सो द पॉइंट इज वेरी सिंपल इज दैट कि ओके, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट रेसिडेंशियल सीनियर सिटीजन का कैसा होगा. हाँ, और एक और चीज़, यस. सो मैं मेरा ये बहुत एक मानना है कि नंबर वन थिंग, यू आर लर्निंग अ प्रोफेशनल कोर्स फ्रॉम अ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, और जिनकी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट की एक मॉड्यूल है, if suppose for example if you don't have a grip on the module, और also one more important thing, मॉड्यूल में क्या दिया है अगर हमने पूरी तरीके से कवर नहीं किया है, बिलीव मी यू विल हैव टफ टाइम्स. ठीक है, वाई टफ आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इधर यू कि कोई भी अगर बाहर नोट्स अवेलेबल होते हैं ना, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द नोट्स बट यू कैन नॉट सिंपली राइट फ्रॉम द नोट्स. पॉइंट इज, पहले वो इतने शॉर्ट में लिखे होते हैं. द पॉइंट, नोट्स हमेशा शॉर्ट में ही बनेंगे. नोट्स कैन नॉट मेक इन अ फुल फेजर थिंग. इफ यू वांट टू लर्न इनकम टैक्स एक्ट फ्रॉम होल एंड सोल बेसिस, ओके, इफ यू वांट टू लर्न कि क्या इनकम टैक्स एक्ट में कैसे एक डिटेलिंग दी गई है, किस तरीके की लैंग्वेज है, किस तरह का हमें एक्सपेक्टेड है लिखना. ठीक है, इफ़ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट ना, बिलीव मी you will not be able to get that grip over the income tax act. Okay, for getting that grip na, you need to learn, पहले एक बार मॉड्यूल देखना ही पड़ेगा. what we can do as a practice is we will have the module discussion in class only.
हम थोड़ा ये इस तरीके से देखेंगे, वी विल रेफर द मॉड्यूल एज वेल, मॉड्यूल में क्या क्या ऐसा दिया है, देन वी विल डिस्कस दैट मॉड्यूल इन द क्लास इटसेल्फ, सो दैट आपको जब अगर कभी मैं जब बाद में नोट्स दूंगा या फिर कभी कोई डाउट आता है, यू कैन इजीली रेफर टू द मॉड्यूल, एंड कभी भी आपने ये डर नहीं रहेगा कि हमने मॉड्यूल रेफर नहीं करी। गेटिंग इट? मॉड्यूल रेफर करना इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि आप आईसीआई में अगर सपोज कोई पॉइंट दिया है एंड विच इज़ नॉट कवर्ड इन द नोट्स, देन यू विल बी एट लॉस। अब अगर वही पॉइंट के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है, देन यू विल बी एट अ लॉस। गेटिंग इट? सो दैट्स वाई इट इज़ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से मॉड्यूल का स्ट्रक्चर दिया। So after the discussion we will open the module, we will discuss how the points are given and then we will understand कैसे। So I hope you must have understand कि कैसे टैक्स कैलकुलेट किया जाता है इन ओल्ड टैक्स रेजिम। ठीक है, अगर डिपेंडिंग अपॉन यूर द what type of person you are, जैसे like type of person means I am not talking about any physical characteristic, I am talking about the legal characteristics, either you are an individual, HUF, AOP, BOI, depending upon the individualistic characteristic like legal characteristic of a person, what type of person income tax will have a different slab rates. Okay, individual के लिए अगर suppose for example any individual who is not more than 60 years, then the slab rates will be different. If it's 60 to 80 years, the slab rates are different. In 80 years, it is different. We have seen how to calculate the tax. हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी. सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर अर्निंग 7 lakh रुपीज़ ओनली. ठीक है, मिस्टर एक्स इज अर्निंग 7 lakh रुपीज़, who is having an age of 81 years. So in this case determine the tax rate. So यहाँ पे अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बोल देता हूँ कि एज क्या है, ओके, और इनकम क्या है, तो आप ये इनकम टैक्स निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? क्या बताओ इसमें क्या टैक्स होगा? 7 लाख रुपए की इनकम है बंदे की, विच इज़ ओके यार, 82 ईयर्स की एज है, 7 लाख रुपए कमा रहा है साल की, बड़ी बात है, बड़ा अच्छी बात। तो अब इसका टैक्स कितना होगा? हाँ करेक्ट, 0 to 5 नील, और यहाँ पे 5 to 7 के ऊपर 20%। सो हियर एक्चुअली ये थोड़ा सा रिवर्स होना चाहिए, मतलब मैं सिर्फ इनकम इंक्रीजिंग फॉर्मेट में बता रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इट इज़ लाइक 7 lakh minus 5 lakh is 2 lakh, 2 lakhs पे 20% is how much? Correct, exactly. So 40,000 is the amount of tax which he will be liable to pay. Getting it? So this is how you calculate the tax. After this what we can do is, तो हमने ये चीज़ डिटरमाइन करी। अब एक और चीज़ इसके ऊपर डिटरमाइन करते हैं, सपोज व्हाट इज़ रिबेट एंड वाई एम सेइंग दिस रिबेट इज़ इम्पॉर्टेंट। ये एक बार इंडिविजुअल का हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, एंड देन वी विल मूव टू मॉड्यूल 1, और देन वी विल सी कि इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर और कुछ कोई प्रोविजंस है और एनीथिंग विच हैज़ टू बी डिस्कस। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ऑल्सो वन प्रोविजन, सपोज आपने अगर आज ये टैक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फॉर यहाँ पे मैं ना एक और चीज़ लेता हूँ, यहाँ पे अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए है, सिर्फ 5 लाख रुपए, एंड यू आर आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है एंड यू आर नॉट मोर देन 60 ईयर्स और यू आर नॉट इवन मोर देन 80 ईयर्स, तो अगर 80 ईयर्स है तो 5 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर तो आपको कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, राइट। और अगर आपकी इनकम सिर्फ 5 लाख रुपए है तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टैक्स यू विल पे? 12,500. So the government wants to give you one more, see, not by way of basic exemption limit, but residential individual के लिए the government wants to give you more benefit. और how they are giving you the benefit is they are giving you the benefit in terms of rebate. So
The government wants to give you the benefit by way of rebate. And how the rebate is given? So rebate is specifically, understand one thing, what is happening is, अगर आज आपकी इनकम 5 लाख रुपए, इमेजिन 5 लाख रुपए की इनकम के साल में इनकम है आपकी, और वो भी रेसिडेंट इंडिविजुअल हो आप, ओके, रेसिडेंट इंडिविजुअल की इनकम, ऑलवेज आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट, अभी हमने रेसिडेंशियल स्टेटस देखा नहीं कि हाउ टू डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस, वी आर ऑन द वेरी बेसिक थिंग, बाकी सारे अजम्पशन, जैसे होता है ना कि बाकी सारे अजम्पशन हमने ले लिए हैं, अब हम सिर्फ एक ही चीज आज देख रहे हैं, ठीक है, ठीक उसी तरह रेसिडेंट इंडिविजुअल हमने अज्यूम कर लिया कि बंदा जो है वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल होने के बाद में आज हम स्पेसिफिकली ये डिटरमाइन कर रहे हैं कि अगर वो रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है तो फिर उसके बाद में क्या उसको गवर्नमेंट और सपोर्ट करती है, ठीक है। एक तो आपका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए तक के है, 2.5 लाख रुपए तक के तो सारी इनकम, अगर वो एनआरआई भी है, एनआर है, कुछ भी है, कोई भी व्यक्ति है, 2.5 लाख रुपए तक की अगर इनकम है ना, तो 2.5 लाख रुपए के ऊपर कोई टैक्स नहीं। गवर्नमेंट इज गिविंग अ गवर्नमेंट इज वेरी जेनरस और नॉन जेनरस वॉट एवर इट मे बी, बट दे आर स्पेसिफिकली सेइंग कि भाई 2.5 लाख रुपए, तो हम सभी बोलते हैं 2.5 लाख रुपए उनके ऊपर छूट है, ठीक है, विच इज अराउंड 20,000 रुपीज़ पर मंथ, अराउंड। इंसान का 20,000 रुपये का तो खर्चा रहेगा ही रहेगा, तो जितना खर्चा उतना ही कमा रहा है भाई, ठीक है, मत से हमको कोई टैक्स। अगर सपोज ऐसा है, एक रेसिडेंशियल इंडिविजुअल, बिकॉज ऑफ ही इज़ अ रेसिडेंट, ही इज़ अ हार्ड वर्किंग पर्सन, तो गवर्नमेंट इज गिविंग यू रिबेट, तो 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की इनकम, उसके ऊपर आपका 12,500 का टैक्स है, 12,500, और देन आफ्टर पेइंग ऑफ टैक्स यू, सो आफ्टर कैलकुलेटिंग द टैक्स, द गवर्नमेंट गिव्स यू अ रिबेट। If suppose for example your income is not more than 5 lakh rupees and you are a resident individual, you will get a rebate from the taxes of 12,500 or tax amount whichever is lower, ठीक है, whichever is lower. So अगर suppose for example आपकी income, you are not a suppose you are not having income of 5 lakh, you are only having an income of 4 lakh rupees, so what will be the taxes? 4 lakhs minus 2.5 lakh कितना होता है? 1.5 lakh, करेक्ट, 1.5%, yes, तो 12,500 और टैक्स अमाउंट 7,500, whichever is lower 7,500, so you will get the rebate of 7,500. Understand the difference. Rebate is not a deduction, rebate is not even an exemption, rebate is not even a basic exemption limit. रिबेट इज समथिंग, आप पे टैक्स अप्लीकेबल है, आपको टैक्स पे करना है, बट मैं छूट दे रहा हूं, मैं रिबेट दे रहा हूं, आपको छूट दे रहा हूं कि भाई टैक्स पे मत करो, गेटिंग इट। सो आप पे सब कुछ अप्लीकेबल है, बट एज पर माई कर्टेसी एंड ऑल आई एम नॉट लेविंग यू टैक्स, गेटिंग इट। ठीक उसी तरह, तो इफ एनी इंडिविजुअल, रेसिडेंट इंडिविजुअल हैविंग एन इनकम ऑफ 5 lakh rupees, he will not be liable to pay any tax because he will get a rebate under section 87A. कुछ सेक्शन इनकम टैक्स में याद रखना बहुत ज़रूरी है, सेक्शन 87A इज़ वन ऑफ दो सेक्शन, ठीक है। कौन से सेक्शन के अंदर रिबेट मिलता है, आई होप इट इज़ क्लियर। और इसमें फ्यू कंडीशंस है। सेक्शन 87A इज़ नॉट अवेलेबल from capital gains under section 112A. 112A specifically, this section is also this has to be remembered. 112A is specifically for income, computation of income from capital gains on sale of shares from long term equity shares. Long term अगर हम hold करते हैं, if you are not getting the section, don't worry, I am only talking about the basics, okay. फ्यू कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद आपको रिबेट मिल जाएगा। उसमें रिबेट ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग किसी शेयर्स को 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और 1 साल के बाद में अगर आप उसे बेचते हैं और बेचने के ऊपर अगर कोई टैक्स लगता है, तो इट इज़ कैलकुलेटेड एट अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, उसे टैक्स किया जाता है। अगर आपका है, उसके बेसिस पे अगर आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, वही आपकी इनकम है, तो आपको उस टाइम पे रिबेट नहीं मिलेगा, गेटिंग इट। इवन इफ योर इनकम इज अराउंड अप टू 5 लाख रुपीज, स्टिल यू विल हैव टू पे टैक्स, ठीक है। नंबर 2, रिबेट इज टू बी कैलकुलेटेड बिफोर एडिंग सेस। हमने अभी सेस के बारे में बात ही नहीं करी है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक टैक्स ही करा है, इसलिए मैंने पहले रिबेट ले लिया, सेस तो ऐड ही नहीं किया मैंने, ठीक है।
एंड रिबेट इज ऑल्सो अप्लीकेबल इफ द असेसी इज फॉलोइंग अंडर सेक्शन 115 BAC। मैं आपको बताऊँ 115 BAC में प्रॉब्लम क्या है, 115 BAC क्या बोलता है। जैसे हमने ये टैक्स कैलकुलेट किया ना, 115 BAC का टैक्स लिमिट इस कैलकुलेशन ऑफ टैक्स इज सेम, ठीक है, बस उसमें ना कुछ फर्क है। जैसे उसमें स्लैब चेंज हो गया, द स्लैब इज स्पेसिफिकली यहाँ पे उन्होंने पहला स्लैब रखा है 0 to 3 लाख रुपीज़ का, ठीक है। अभी मैं करंट अमेंडमेंट के बाद की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे पूरा नील है, ये 115, यहाँ पे मैं ये 115 BAC में क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 115 BAC में मैं सिर्फ आपको है ना अभी डिटेल नहीं बता रहा हूँ, अंडरस्टैंड वेरी, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि व्हाट आर द स्लैब लिमिट्स। why I am not going into detail because you don't know what the provisions of the act are. 115 BAC is which is called as a new tax regime and which is also a default tax regime under the income tax act. Default tax regime का मतलब क्या है, the income tax act will by default in itself will presume means assumption होता है कि हम अंदाजा ले रहे हैं, एंड प्रिजम्पशन इज लाइक कि हाँ कि अंदाजा से ज़्यादा बड़ा है, प्रिजम्पशन इज लाइक इट्स सर्टन, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट विल प्रिज्यूम that you will file your taxes under new tax regime and you will not follow under old tax regime. If you want to follow old tax regime, ठीक है, then you have to fill a certain form and after that old tax regime will be activated. Otherwise it will be presumed all the individuals or the residents or the person who is liable to pay tax is going to pay tax under new tax regime, ठीक है। द पॉइंट इज अंडर 115 BAC में आपको अभी सिर्फ स्लैब रेट बताओ, स्लैब रेट याद रख लो, बाद में हम जब 115 BAC डिस्कस करेंगे देन आई विल गो इनटू द निटी ग्रिटीज कि वहाँ पे और क्या क्या चीज़ नहीं मिलेगी, राइट। वी विल सी दैट, डोंट वरी, वी विल सी दैट सेक्शन बिकॉज दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सेक्शन। बट अभी आप क्या कैलकुलेट करना सीख लो, सिर्फ टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या टैक्स रेट में फ़र्क है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम वॉज वेरी सिंपल टैक्स रेट 0 to 2.5, 2.5 से 5, 5 से 10, 10 से आगा। यहाँ पे लेकिन वैसा नहीं है, यहाँ पे 0 to 3 लाख इज नील, देन 3 लाख to 7 लाख 5%, 7 लाख to 10 लाख 10%, 10 to 12 15%, 12 to 15 20% and above 15 lakh, ठीक है। सो अगर आप 115 BAC में जाते हो तो अगर आपकी इनकम 15 लाख है, ठीक है, तो आपको ये अमाउंट से टैक्स पे करना पड़ेगा, और अबाउ 15 लाख रुपीज़ है तो आपको डायरेक्ट फ्लैट 30%। तो ये टैक्स कैलकुलेट कर ले हम कितना होता है, ठीक है। नाउ एनीवन फ्रॉम द चैट बॉक्स विल लेट मी नो कि ये यहाँ पे अगर टैक्स मेरे को कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे टैक्स कितना होगा। कम ऑन प्लीज़ अटेम्प्ट कि अगर आपकी 15 लाख रुपए तक की इनकम है तो यहाँ पे टैक्स कितना पे करना पड़ेगा। Come on, anyone from chat box please, anyone who is attending live, who are attending live, please try it once कि 0 to 3 lakhs nil, 3 lakh to 7 lakh, अब 7 lakh माइनस 3 lakh कितना होता है 4 lakhs, 4 lakhs के ऊपर कितना 5%, ठीक है। फिर 7 लाख टू 10 लाख इज 3 लाख रुपीज़, और 3 लाख रुपीज़ में अगर हम 10% देखेंगे तो इट इज़ 30,000 रुपीज़। प्लीज़ एक बार देखिए, कैलकुलेट करके देखिए। कितना होगा। कभी भी टैक्स कैलकुलेट करना है ना, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, गो बाय बैकवर्ड मेथड। वाई? क्योंकि स्लैब रेट में हमें ना ये चीज़ें तो कंफर्म है कि मतलब 15 लाख रुपए तक के
अगर सपोज इनकम 20 लाख होती है तो ये चीज़ हमारी सर्टन होना चाहिए कि ये स्लैब में कितना टैक्स लगता है। फिर हमें सिर्फ 20 लाख माइनस 15 लाख 30% प्लस 1 वॉट एवर द अमाउंट एंड प्लस उसका पूरा टोटल टैक्स आता है। दिस इज हाउ यू कैन सेव द टाइम। आया कितना टैक्स है? 1,40,000। चलो वापस एक बार देख लेते हैं। 4 लाख पे 5% कितना होता है? वी विल कैलकुलेट इंडिविजुअल अमाउंट, ठीक है। चैट बॉक्स में किसी ने मेरे को बोला नहीं है, ठीक है। आर यू गाइज विथ मी और नॉट? प्लीज लेट मी नो, एक बार चैट पे बोलिए कि आर यू गाइज विथ मी और नॉट, ठीक है। देन विल कैलकुलेट ओवर हियर ओनली। सो अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे 4 लाख पे 5% मेरे को देखना है, 4 लाख इंटू 0.05 कितना आता है? 20,000 रुपीज, ठीक है। देन यहाँ पर 7 to 10 लाख इज 3 लाख रुपीज। 3 लाख रुपीज के ऊपर 10% विच इज 30,000। यहाँ पे 10 लाख से 12 लाख इज 2 लाख रुपीज। 2 लाख पे 15% कितना होता है? करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड देन 12 लाख से 15 लाख विच इज 3 लाख रुपीज एंड 3 लाख पे 20% कितना होता है? करेक्ट। सो राइट नाउ अगर सपोज मैं सिर्फ इसका टोटल लूँ तो इट इज 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 इज 80, 80 प्लस 60 इज 140। अगर मैं वही 15 लाख के ऊपर अगर सपोज ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स निकालता हूँ तो कितना होगा? ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर सपोज मैं कंपेयर करता हूँ तो 5 लाख 10 लाख के ऊपर अगर सपोज फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए की मेरी इनकम है, 15 लाख माइनस 10 लाख इंटू 30%, गेटिंग इट? 5 लाख पे 30% कितना होता है? 1.5 लाख, करेक्ट। प्लस 112 500 कितना होता है? 005,261 सॉरी 2 262,500, गेटिंग इट? सो जस्ट इमेजिन अगर आपकी ओल्ड टैक्स रेजिम में अगर 15 लाख रुपए की इनकम है और इमेजिन अगर आपके पास कोई डिडक्शंस नहीं है। सो बेसिकली व्हेन वी हैव सीन दिस पार्ट ना, हाउ टू कैलकुलेट द ये यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, इफ यू अंडरस्टैंड दिस टर्म स्पेसिफिकली डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 से, ये जो डिडक्शंस है ना दैट इज अवेलेबल ओनली इन ओल्ड टैक्स रेजिम। यहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का मिनिमम डिडक्शन तो आप क्लेम कर ही सकते हो, ऑलमोस्ट अराउंड, मतलब मैक्सिमम डिडक्शन मैं बोल रहा हूँ, सॉरी मिनिमम की बात, लाइक वट एवर द अमाउंट यू आर पेइंग यू कैन क्लेम द डिडक्शंस फॉर दैट पर्टिकुलर एसेट। सो दैट डिडक्शंस आर नॉट अवेलेबल इन न्यू टैक्स रेजिम, गेटिंग इट? सो इन दिस केस यहाँ पे डिडक्शन छीन लिए लेकिन स्लैब रेट कम कर दिया। 15 लाख, एक तो 10 लाख के ऊपर 30% था, 15 लाख के ऊपर 30% आ गया, राइट। एंड देन ऑल्सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज यहाँ पे स्लैब रेट भी कम कर दिया। आई मीन इफ यू कैन सी, पहले 5 लाख के ऊपर पूरा 5 लाख टू 10 लाख के ऊपर पूरा 20% हुआ करता था, अब यू कैन सी जस्ट 7 लाख टू 10 लाख जस्ट 3 लाख रुपीज़ के ऊपर 10%। सो 20% इज अबाउट 12 लाख रुपीज़, गेटिंग इट? क्योंकि स्लैब रेट भी बढ़ा दिया, टैक्स रेट भी थोड़ा कम कर दिया। जस्ट सी द डिफरेंस ऑन जस्ट ऑन द कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस, कितना ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे 1,40,000 है और वहाँ पे 2,62,500 है। सो दैट्स वाई इट इज़ आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कैसे कैलकुलेट हो। मैम 1.5 लाख कैसे आया आपका? बिकॉज जैसे ये अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, वी हैव कैलकुलेटेड 12 lakhs to 13 lakh 20%. Please check it, please check the calculation once, okay. सो दिस इज 115 BAC। 115 BAC अगर आप जब भी लोगे ना, आपके सारे डिडक्शंस, किसी भी तरह के सारे डिडक्शंस कुछ नहीं मिलेगा ना, अंडर द हेड्स ऑफ सैलरी, ना अंडर द हेड्स ऑफ एनी वन, एनी अदर हेड जो स्पेसिफिकली हेड होते हैं उसमें नहीं मिलेगी डिडक्शन। बहुत सारे डिडक्शन हमारे छीन लिए जाते हैं।
and then you get this lower slab limit. Okay. See this rebate under 115 BAC we will discuss later. Why? वहाँ पे क्योंकि 5 लाख की जगह 7 लाख रुपए तक का इनकम, क्योंकि आप ये देखिए यहाँ पे 7 लाख रुपए तक का 5% है, राइट, विच इज़ 20,000 रुपये. तो नाउ दे हैव इंक्रीज दैट रिबेट लिमिट टू 7 lakh rupees. For example, here if your income was 5 lakh rupees, you are getting the rebate. In 115 BAC, if your income is 7 lakh rupees, then you will get a rebate up to 7 lakh rupees. हम वो बाद में डिस्कस करेंगे जब हम देखेंगे उसको, लेकिन आई होप अभी तक की सारी चीज़ें क्लियर है. कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का, आपको डाउट है किसी भी तरीके का, कोई डाउट है, एवरीथिंग इज क्लियर, परफेक्ट क्लियर, सॉल्व कर पाओगे अगर कोई चीज़ दूंगा तो, राइट. सो अभी ऐसा करते हैं कि ये टैक्स देख लेते हैं कंपनी का, एंड देन वी विल मूव टू मॉड्यूल. ओके, देन विल टुडे विल नॉट स्टार्ट विथ सरचार्ज. Why? Because surcharge is in itself a very heavy topic. Why? अगर just surcharge में क्या होता है कि you will calculate excess amount. surcharge में क्या, गवर्नमेंट का एक ही पर्पस है, the more you earn the more you paid the tax. ठीक है. so एक समय के बाद आप टैक्स नहीं इंक्रीज कर सकते, बट टैक्स के ऊपर अगर हमें एक्सेस चाहिए तो कैसे ले, बाय वे ऑफ सरचार्ज. ठीक है, we'll discuss it. So for example, now you are not an individual, you are a firm or local authority. So as I said, in case of firm or local authority, you have to pay flat rate of 30%. ठीक है, आप अगर 1 रुपये भी कमाओ तो भी 30% डायरेक्ट. तो कितना भी अमाउंट कमाओ आपको फ्लैट 30% देना ही देना है. देन इन केस ऑफ कंपनी, सो कंपनी के केस में ना टैक्स स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट तरीके से होता है. How the company is tax structure determined? The tax structure is determined on the basis of what type of company it is. Is it a for domestic company or foreign company? And then what do you mean by domestic company and foreign company? ठीक है, it is utmost important to understand कि domestic company किसे कहा जाता है, foreign company. Imagine a situation for that you are having a space, for example Amazon India. अब अमेज़ॉन का यहाँ पे ऑफिसेस है, यहाँ सर्वर्स है, सब कुछ है. व्हाट इफ अगर अमेज़ॉन का कोई सर्वर यहाँ पे ये नहीं होता था, कोई ऑफिस नहीं होता, एवरीथिंग इज मैनेज ऑन अ क्लाउड, एवरीथिंग इज मैनेज ऑनलाइन. सो क्या उसे आज हम डोमेस्टिक कंपनी बोलते थे? आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू टॉक्स अबाउट डोमेस्टिक कंपनी. डोमेस्टिक कंपनी हम तो देखते हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में रिलायंस इंडस्ट्रीज है या फिर टाटा है, ये कंपनीज तो हमारे इंडियन कंपनीज ही है. तो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट गूगल, आई एम टॉकिंग अबाउट अमेजॉन. दीज आर $multi-billion कंपनीज, नॉट इवन $multi-billion, मच मोर देन दैट, एंड दे आर अमेरिकन कंपनीज पर से, किसी अमेरिकन ने उसे शुरू किया है. सो आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि अब अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल आप सोचते हो कि डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन, तो व्हाट डू यू मीन बाय डोमेस्टिक कंपनी? क्या दिमाग में आता है आपके? ऑपरेटिंग इन इंडिया. बट ऑपरेटिंग तो मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ. सो यू आर सेइंग कि इट्स अ डोमेस्टिक कंपनी, बट मेरा प्रेजेंस ही नहीं है यहाँ पे. हाउ कैन यू कैन मेक मी लाइबल टू पे टैक्स? अलीबाबा एंड कंपनी, मेरा तो बिल्कुल प्रेजेंस नहीं है यहाँ पे, सर्वर ही नहीं है, कुछ भी नहीं है. कोई चाइनीज़ कंपनी, कोई प्रेजेंस नहीं है, सब ऑनलाइन एक्सेस करते हैं. मैं इंडिया में हुई नहीं. जब मैं इंडिया में हुई नहीं तो मैं कैसे डोमेस्टिक कंपनी हो गया? ऑनलाइन हूँ, हवे में हूँ, कहाँ हूँ, कुछ नहीं. यू कैन एक्सेस विद जस्ट विद अ नेट. गेटिंग इट. डाउट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको डाउट आना चाहिए. इफ़ यू हैव दैट वो जिज्ञासा बोलते हैं ना, एक इंक्विजिटिवनेस, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टू हंगर टू लर्न. इफ विल नॉट हैव द क्वेश्चन मार्क ना कि यार हाँ ये मैंने सोचा ही नहीं था, दैट यू विल नॉट पे अटेंशन. The first ever point is you should have a doubt. If you don't have a doubt, then believe me, you will not remember it. Getting it? So always remember you should have a doubt, and doubt के साथ में ना आपको चीज़ें और think out of the box. ठीक है? I am just operating, or sometimes you know what? I don't have a presence in India, but my agent have a presence in India. For example, I am a manufacturing company in China. Okay? मैं खुद आके सेल नहीं करता हूँ. देर इज़ वन पर्सन हु इज़ देयर इन इंडिया. ओके, आप उसको ऑर्डर दे दो, दैट ऑर्डर विल बी प्रोसेस बाय हिम
he will send me the order, I will ship the goods from China to India, that person will clear the goods for you, import duty वगैरह सब pay करके that person will pay. So here in this case whether that company can be traded that it is a domestic company. यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे खुद भी प्रेजेंट नहीं है. मैं फॉरगेट अबाउट ऑनलाइन में चलो मान लिया कि चलो मान लेंगे एक समय के लिए कि यू आर यूजिंग अ स्पेस विच इज यूज्ड इन इंडिया. अ डिजिटल स्पेस कैन ऑल्सो बी अ स्पेस. आजकल मेटा का ज़माना है, AI का ज़माना है. सो एनीथिंग गवर्नमेंट कैन कम अप विद द डेफिनेशन दैट यू आर एन AJP, नॉट अ कंपनी और AJP, वॉट एवर इट मे बी. आई एम नॉट गेटिंग इन टू द लीगल नेटिग्रिटीज. आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर सपोज गवर्नमेंट इस तरीके से बोलती है कि इवन इफ यू ऑनलाइन प्रेजेंस भी है तो प्रेजेंस तो है ना इंडिया में, तो दो पैसा. बट मैं तो बोल रहा हूँ मेरा प्रेजेंस मैं खुद नहीं हूँ, मेरा कोई और एजेंट अपॉइंटेड है. एंड दैट एजेंट कैन वर्क ऑन इंडिपेंडेंट बेसिस. वो मेरा भी एजेंट रह सकता है, किसी और का भी एजेंट रह सकता है, वो खुद इंडिपेंडेंट भी काम कर सकता है. ऐसे बहुत तरीके से काम हो सकते हैं ना, राइट. सो इसलिए इट इज़ आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है. ठीक है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस इज प्रीडोमिनेंटली डिटरमाइंड बाय वन थिंग. नंबर वन, इफ इट इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, okay, or company has made arrangement for payment of dividend from paying dividend from income taxable in India. These are just few pointers what I have pointed out over here. ठीक है, कंपनी का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना, डोमेस्टिक कंपनी अगर बोली है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है विच इज कॉल्ड एज POEM, POEM. येस, सो चैट बॉक्स में जैसे बोला है कि अर्निंग फ्रॉम इंडिया, दैट्स वाई मैम इट इज़ नॉट ऑलवेज इंपॉर्टेंट कि अर्निंग फ्रॉम इंडिया इज विल टेक यू टू डोमेस्टिक कंपनी. ओके, अर्निंग फ्रॉम इंडिया ज़रूरी नहीं है कि देन आई विल बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक कंपनी एंड आई विल बी लायबल टू पे टैक्स अंडर सो एंड सो रीजन. सो generally domestic company is something which is either registered in India, okay, or has a place of effective management in India. ठीक है, place of effective management is discussed detailed at a final level कि how you determine the place of effective management. But in short, just for your एक knowledge के लिए, place of, as the word represents in itself, place of effective management. ठीक है, any company will require a management. ठीक है, सो द मैनेजमेंट के लिए सो जहाँ से उसका मैनेजमेंट प्लेस, एक इफेक्टिव प्लेस जो है, इफेक्टिव प्लेस जहाँ से वो मैनेजमेंट होगा कंपनी का, दैट विल बी द प्लेस वेयर दे विल कॉल अस डोमेस्टिक कंपनी. ओके, इफ इट इज क्वालिफाइज इन इंडिया देन इट कॉल्ड अस डोमेस्टिक कंपनी. इफ इट नॉट क्वालिफाइज इन इंडिया देन इट्स अ फॉरेन कंपनी. इफ इज सपोज फॉर एग्जाम्पल, वन मोर पॉइंट आई विल टेल यू. सी, अगर आप रजिस्टर्ड हो इंडिया में अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और इंडियन आरओसी, फिर तो आप डीम्ड हो. मतलब आप तो डीम्ड के मतलब आप हो ही, फिर तो इंडियन कंपनी हो, लेकिन आप रजिस्टर्ड नहीं हो किसी भी तरीके से. बट योर प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट और योर डिसीजन मेकिंग और योर बिजनेस इज डन इन सम और द अदर वे फ्रॉम इंडिया, देन इन दैट केस योर पी स्टेटस परमानेंट. और इसमें एक और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का उनका भी स्टेटस देखा जाता है फॉरेन कंपनी के लिए. क्या फॉरेन कंपनी का किसी भी तरीके से परमानेंट पी क्वालिफाई होता है क्या, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट क्वालिफाई होता है क्या? एक तो आपने देखा पोम के अंदर ही आता है एक परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है, सो देर आर वेरियस थिंग्स. इनकम टैक्स एक्ट इज नॉट जस्ट कैलकुलेट द इनकम टैक्स एक्ट. इफ यू लर्न द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ना, इट इज द मोस्ट फैंटास्टिक टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट फैंटास्टिक टॉपिक. ओके, सो फॉर द टाइमिंग वी आर राइट नाउ ऑन द प्रोविजन कि अगर सपोज इंडियन कंपनी डिटरमाइन करना है तो या तो वो रजिस्टर्ड होना चाहिए या तो उस कंपनी ने अरेंजमेंट होना चाहिए फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द इनकम विच इज टैक्सेबल इन इंडिया. If that is the case, so in this case you will be liable to pay income tax at the rate of how much? You will be liable to pay income tax at the rate of 25%. ठीक है, अब इसमें ना एक और चीज़ है. इनकम कंपनीज के केस में क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोविजंस राइट नाउ. जनरली एक बेसिक इनकम टैक्स रेट वाज 30%. ठीक है, बेसिक अदर केसेस. बट फॉर एग्जांपल इफ
in your turnover of a company in the previous year 22 and 23 is less than 400 crores. Turnover or gross receipt is less than 400 crore. I am right now on the page. See, understand कैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एनालॉजी को, क्रोनोलॉजी को समझिए. आप डोमेस्टिक कंपनी हो, ये क्वालिफाई हो चुका है. अब वो क्वालिफाई करने के बाद आप ये डिटरमाइन कर रहे हो कि मेरा प्रीवियस ईयर 22 23, आज प्रीवियस ईयर 24 25 शुरू है, ये 24 25 का मैं टैक्स पे करूंगा 25 26 में. लेकिन मेरे को टैक्स कब से लगेगा मैं ये डिटरमाइन करूंगा फॉर द प्रीवियस ईयर 22 23. ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 22 23 के पास जाऊंगा मैं, वहां पे जाके बोलूंगा कि भैया मेरा टर्नओवर कितना था ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. ठीक है, अगर मेरा वो टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 400 करोड़ या उससे कम था, तो इन द करंट फाइनेंशियल ईयर विच इज 24 25 मुझे 25% का रेट लगे. अब नाउ यू विल बी सरप्राइज कि ऐसा प्रोविजन, ऐसा एकदम आड़ा तीसरा प्रोविजन क्यों बनाए. वाई जस्ट सिंपली कैनॉट से कि यार ये 30% के हिसाब से या 20% के हिसाब से 25% के हिसाब से. वाई द पॉइंट इज दैट, सो बेसिकली ये गवर्नमेंट का एक यही है कि किसी ना किसी वे में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द रीजन की जस्ट टू डिटरमाइन की 400 करोड़. एंड सेकंड, दिस इज माय लॉजिक, दिस इज नॉट गिवन एनीवेयर कि व्हाई दिस इज माय लॉजिक. व्हाट आई बिलीव इज, अगर सब when this provision came for the first time ना, इट वॉज प्रीवियस, हर साल ये प्रोविजन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं. जैसे पहले इसके पहले ये प्रीवियस ईयर 21 22 का कैलकुलेट करता था. नाउ फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर 22 23 का कैलकुलेट करते हैं. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग इज स्पेसिफिकली अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजी ऑफ अ बजट. ओके, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू आर इन प्रीवियस ईयर 22 23. ओके, प्रीवियस ईयर 22 23 में अगर बजट आ जाता है आपका 1 फरवरी 2022 को, 1 फरवरी 2022 को गवर्नमेंट बोलती है कि आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा एट सो एंड सो रेट. अगर सपोज फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये डिटरमाइन करती है, ये बोलती है कि इस साल का तुम्हारा कितना टर्नओवर था, उस टर्नओवर के बेसिस पे आपको नेक्स्ट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा. आई विल एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम सो दैट यू विल बेटर अंडरस्टैंड. सी, आपका है ना, एक मैं बजट डिटरमाइन करता हूँ कि क्यों ये प्रोविजन एंड क्यों आपको है ना ये प्रोविजन हमेशा याद रहेंगे. राइट नाउ आई एम स्टैंडिंग एट एंड आई एम टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर 24 25, दिस इज 23 24 एंड दिस इज 22 23. सो यहाँ पे अगर 400 करोड़ से कम का अगर टर्नओवर होगा तो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में मुझे 25% का टैक्स रेट लगेगा. गेटिंग इट? टर्नओवर और ग्रॉस रिसिट्स इन केस ऑफ प्रोफेशन. सो इन दिस केस अगर सपोज फॉर एग्जांपल 22 23 में मेरा 400 करोड़ या उससे कम करोड़ का टर्नओवर होगा, 400 करोड़, तो यहाँ पे मुझे, बट ऐसा क्यों डिटरमाइन हुआ होगा उसका रीज़न मैं आपको एक छोटा सा लॉजिक बताऊँ. सी, राइट नाउ अगर सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू मेक अ बजट, एनुअल फाइनेंस एक्ट आता कब है? एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है आपका 1 फरवरी को आता है, 1 फरवरी 23 फॉर द फाइनेंशियल ईयर दिस, राइट, 23 24. अब अगर सपोज मैं इस करंट फाइनेंशियल ईयर में रह के बोलता हूँ कि फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 23 24 अगर मुझे टैक्स रेट 25% अप्लीकेबल करना है, तो मेरा लॉजिक क्या है? मेरा लॉजिक सिर्फ सिंपल इतना ही है कि मेरी जो प्रीवियस ईयर की बुक्स है वो फाइनल हो जाना चाहिए. मेरे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए ताकि मैं डिटरमाइन कर सकूँ कि अगर सपोज यू आर नॉट अ बिगर कंपनी देन यू विल हैव, अगर आप बिगर कंपनी हो, 400 करोड़ के ऊपर का आपका टर्नओवर है, तो भैया आप ज़्यादा टैक्स पे करो. लेकिन अगर मुझे डिटरमाइन करना है कि 400 करोड़ की टर्नओवर की बुक्स है या नहीं है, सो मेरे पास है ना इस साल की बुक्स अवेलेबल ही नहीं है 22 23 की. 22 23 की बुक क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जब 31 मार्च एंड होता है ना, 31 मार्च एंड होने के बाद में एकदम से बुक्स बनती नहीं है. इट टेक्स टाइम. सितंबर अक्टूबर तक के टाइम मिलता है. सितंबर तक को आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करना पड़ता है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उसका रिटर्न फाइल करना पड़ता है इन अक्टूबर. सो द पॉइंट इज टिल द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर ऑफ 23 24 आई कैन नॉट गेट द ऑडिटेड फाइनेंशियल बुक्स ऑफ 22 23. समझ आ रहा है? ये थोड़ा हैवी जा रहा है.
थोड़ा हैवी जा रहा है ना, थोड़ा हैवी, मैं समझ कर। सी आपका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च को। आपकी 31 मार्च में अगर सपोज ये 31 मार्च की बुक्स कब फाइनल होती है? सितंबर में होती है। गेटिंग इट और नॉट? सितंबर में देखो 31 मार्च है ये, 31 मार्च को मेरे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, और 31 मार्च से लेके मैं ये प्रीवियस ईयर का मेरा ये असेसमेंट ईयर भी हो गया AY 23-24। सी इट विल बी ईजी टू यू कि टू एक बार याद रख लो, बट अगर याद नहीं रखना है तो समझ लो कि ये प्रोविज़न आया क्यों है। थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि क्यों आज, अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं प्रीवियस ईयर 24-25, और अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं और एक चीज़ यहाँ पे ले लेता हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे 1 Feb, सपोज फॉर एग्जांपल 1 Feb 2024 को बजट आ जाता है, और बजट को बोलता है कि अगले साल आपको क्या टर्नओवर आपका क्या टैक्स रेट लगेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ गवर्नमेंट बोलती है कि 30% के हिसाब से टैक्स रेट लगेगा, तो गवर्नमेंट ने तो ये डिसाइड कर लिया। अब गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमें ना छोटी कंपनीज को थोड़ा सा मुनाफा देना चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स, थोड़ा कम टैक्स पे करना चाहिए। तो उनके जो सेक्रेटरी वगैरह बोलते हैं सर ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारी इस साल का जो टर्नओवर रहेगा ना 23-24 का, अगर ये इस साल का टर्नओवर 400 करोड़ से कम है तो हम उससे वो कंपनी से कम टैक्स पे करेंगे। बट निर्मला जी बोलते हैं कि बजट के दिन क्या 400 हमारी बुक्स फाइनल हो गई है? आप खुद सोचिए, बजट 1 फरवरी को है, हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर खत्म नहीं हुआ तो क्या मेरी बुक्स का टर्नओवर मुझे पता है कितना होने वाला है? सोच के देखिए, क्या मुझे आज पता है मेरे का टर्नओवर कितना होने वाला है 31 मार्च में? अगर 31 मार्च में मेरा कोई नुकसान हो गया, या फिर मेरे को 31 मार्च के पहले इतना बड़ा ऑर्डर आ गया, इतना बड़ा ऑर्डर आ गया कि मेरे को पता ही नहीं ना, मुझे पता है मेरा 31 मार्च को क्या टर्नओवर होने वाला है 1 फेब को रहने के बाद, मैं कैसे फ्यूचर में प्रोडिक्ट कर सकता हूँ? फ्यूचर में मैं एक हद तक के प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि यार ऑलमोस्ट 1 करोड़ का तो हो ही जाएगा, इतना तो हर डे हो जाएगा, इतना भी अगर मैं बड़ी कंपनी हूँ तो। लेकिन मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन नहीं प्रिपेयर कर सकता। तो गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि यार मेरे को अगर सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को आज ये 1 फरवरी 2024 को मेरे को बोलना है कि छोटी कंपनीज को इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर को अगर 25% का रेट देना है, तो मेरे पास ऐसी कौन सी ईयर की बुक्स अभी भी अवेलेबल है, अभी अवेलेबल है, एट दिस करंट मोमेंट अवेलेबल है? तो एट दिस करंट मोमेंट हमारे पिछले साल की बुक्स 22-23 की बुक्स अवेलेबल है, क्योंकि 22-23 के लिए असेसमेंट ईयर 23-24 होगा। सही है, ये साल की इनकम हमारी असेस हुई होंगी ये साल में, यहाँ पे मैंने रिटर्न फाइल कर दिया होगा मेरा सितंबर के पहले, करेक्ट? तो सितंबर यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, अगर मैं फॉर द टाइमिंग 30 सितंबर लेके चलता हूँ, 30 सितंबर को मेरा FY 22-23 की बुक्स फाइनल हो गई है। यहाँ पे मेरे को पता एग्जैक्टली पता चल गया कि मेरी बुक्स में टर्नओवर कितना है। मतलब ऑन 1 फरवरी आई नो द टर्नओवर ऑफ FY 22 and 23, बट आई डोंट नो द टर्नओवर ऑफ 23 and 24 ऑन 1 फरवरी। मैंने जैसे भी आज सुबह ही आपको सबसे पहले एक चीज़ बताया कि बजट हमारा साल शुरू होने के पहले 1 फरवरी को 1 फरवरी को ही डिटरमाइन हो जाता है कि हमारा बजट क्या रहेंगे, इनकम टैक्स क्रिएट करेंगे एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो इसीलिए अगर मैं 1 फरवरी 2024 को हूँ, 1 फरवरी 2024 के दिन क्या, जब मैं बजट एक में रेट डिटरमाइन कर रहा हूँ एनुअल फाइनेंस एक्ट में, क्या एनुअल फाइनेंस एक्ट में मेरे पास कोई भी तरह का एक बुक्स ऑफ अकाउंट है टू डिटरमाइन कि ये स्मॉल कंपनी या लार्ज कंपनी है? मेरे पास तो सिर्फ उससे प्रीवियस ईयर की बुक्स अवेलेबल है ना, तो वो प्रीवियस ईयर के बुक्स में अवेलेबल करके लूंगा, देन फिर मैं डिटरमाइन करूंगा कि भैया ये स्मॉल कंपनी है कि लार्ज कंपनी। गेटिंग इट? अब समझ में आया? अब ये चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गई टाइमलाइन के बेसिस पे। अब बिल्कुल एकदम कोई डाउट है? अगर मेरे को कोई डाउट है तो बताओ। अगर मैं 1 फरवरी को खड़ा हूं तो मेरे को 1 फरवरी के दिन ना मेरे को 23-24
फाइनेंशियल ईयर 23-24 का मेरे को कुछ पता है, और 24-25 का तो पता ही नहीं, क्योंकि वो तो फ्यूचर में आने वाला है। मैं यहाँ पे आज 1 फरवरी 2024 को ही खड़ा हूँ। आज बताओ, आज की डेट अगर 1 फरवरी 2024 है, इमेजिन 1 फरवरी 2024, क्या मुझे पता है कि मेरा टर्नओवर कितना होने वाला है 23-24 में? बिल्कुल पता है। क्या 31 मार्च 2024 इस डेट पे मेरा क्या टर्नओवर होने वाला है, क्या मुझे पता है? बिल्कुल नहीं पता है। मुझे पता ही नहीं मेरा कंपनी का साइज क्या है, ये स्मॉल कंपनी है, लार्ज कंपनी है। तो निर्मला जी कैसे बोलेंगे कि भैया ये स्मॉल कंपनी है तो इसके ऊपर कम टैक्स रेट दे? तो इसलिए इस दिन जो मेरे पास बुक्स ऑफ अकाउंट है, 1 फरवरी के दिन मेरे पास जो बुक्स ऑफ अकाउंट है, उसके बेसिस पे मैं डिटरमाइन करती हूँ कि भाई ये स्मॉल कंपनी है कि लार्ज कंपनी है। और मेरे पास 1 फरवरी के दिन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट है? 1 फरवरी के दिन मेरे पास उसके प्रीवियस ईयर के बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड दैट्स वाई जब ये बजट डिटरमाइंड होता है ना, बजट मतलब आई मीन फाइनेंस एक्ट जब डिटरमाइंड, दैट्स वाई दे हैव टेकन द रेफरेंस ऑफ 22 and 23. I hope I am very clear in this. If you have any doubt, please let me know. In the chat box, are you clear with the concept कि 25% कैसे आया रेट? Are you clear with this? हाँ, प्रीसीडिंग ईयर बोल सकते हैं, प्रीवियस ईयर बोल सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर बोल सकते हैं, FY, PY कुछ भी बोल सकते हैं। प्रीसीडिंग ईयर जनरली टर्म नहीं है, प्रीवियस ईयर टर्म है, तो दैट्स वाई प्रीवियस ईयर टर्म गेट इक्विप्ड विद द लीगल लैंग्वेज। ओके, सो दैट्स वाई ये चीज़ के लिए मैं आई होप आई एम वेरी क्लियर, राइट? चलो ओके, सो दैट्स वाई इन द करंट फाइनेंशियल ईयर मेरे पास अगर सपोज 22-23 में अगर मेरा टैक्स अगर टर्नओवर सिर्फ 400 करोड़ या उतना था, तो आज मुझे सिर्फ 25% का रेट लगेगा, राइट? और इन एनी अदर केसेस मुझे 30% का रेट लगेगा। दैट मीन्स अगर सपोज मेरी कंपनी 400 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर करती है इन 22-23, देन आज 30%, ठीक है? अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का स्लैब रेट है 0 to 10,000। यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी का सबसे कम स्लैब रेट है। अगर 10,000 भी उसने इनकम कमाया तो 10%, 10,000 से 20,000 20%, अबाउट 20,000 30%, ठीक है? नेक्स्ट एक मैं ना सरचार्ज शुरू करने के पहले ना एक बार वी कैन गो थ्रू द मॉड्यूल। वाई आई एम सेइंग यू टू गो थ्रू मॉड्यूल? अगर आपकी क्लास में मॉड्यूल कवर हो जाएंगे ना, बिलीव मी यू विल बी इन अ वेरी बेटर सिचुएशन। ओके, आपको है ना बाद में मॉड्यूल रेफर करने की ज़रूरत ही नहीं रहेंगी, क्योंकि क्लास में मॉड्यूल कवर हो गई, फिर मैं नोट्स भी दे दूंगा, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन द क्लास। सो मैं मॉड्यूल्स पे अभी ओवरलुक कर रहा हूँ, वी आर नॉट डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। अब ओवरलुक कर ले, क्या हमने ये चीज़ें समझ ली, हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स समझ लिया, राइट? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवी आ रही है, हमने वो समझ लिया, हमने आर्टिकल 265 समझ लिया, हमने आर्टिकल 246 समझ लिया, हमने ये 3 लिस्ट समझ लिए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ओके, देन एंट्री 82 मैंने बताया था कि एंट्री 82 के अंदर हमें ये दिया गया कि कैसे इनकम टैक्स एक्ट डिटरमाइन होता है। हमने ये डिटरमाइन कर लिया कि इनकम टैक्स एक्ट के कंपोनेंट्स क्या क्या है, राइट? फिर उसके बाद में हमने ये भी डिटरमाइन कर लिया कि फाइनेंस एक्ट कैसा होता है, फाइनेंस एक्ट में कैसे रूल्स कैसे होते हैं, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन कैसे होते हैं, हमने ये डिटरमाइन कर लिया। फिर टैक्स रेट्स आर प्रिस्क्राइब बाय द एनुअल फाइनेंस एक्ट, हमने ये डिटरमाइन कर लिया। इस चार्ज इज ऑन एवरी पर्सन, टैक्स इज चार्जेबल ऑन टोटल इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, और असेसमेंट ईयर में हम ये करते हैं, मतलब
अर्न इनकम अर्न इन द प्रीवियस ईयर चार्जेबल टू टैक्स इन द असेसमेंट, हम ये डिटरमाइन करते हैं। फिर हमने इसके एक्सेप्शंस देखे हैं, एक्सेप्शंस और ये रेसिडेंशियल स्टेटस है, रेसिडेंशियल स्टेटस हम बाद में देखेंगे, ये सारी रेसिडेंशियल स्टेटस की चीज़ें हम बाद में देखें। हमने ये देखा कि 5 हेड्स ऑफ इनकम है, किस तरह के 5 हेड्स ऑफ इनकम हमने वो देखे हैं। फिर आई होप हमने ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होंगी, हमने सब डिस्कस करा है अभी, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर मैम, राइट? एवरीथिंग इज क्लियर, चैट बॉक्स में मेरे को बोलिए। हमने ये भी डिटरमाइन किया कि सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कैसे होते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, इफ यू कैन रिमेंबर इन द पीपीटी वी हैव सीन की कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम कैसे होता है, डिडक्शंस कैसे अवेलेबल होते हैं। यू कैन सी फ्रॉम हियर डिडक्शंस का चार्ट कि डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से किस तरह के डिडक्शंस होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन ऑन हायर एजुकेशन लोन, ठीक है, और इन एनी अदर केस लाइक पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इलेक्ट्रिक परचेस व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस, ठीक है। किसी तरह का रेंट पे करते हो तो रेंट, डोनेशंस करते हो तो डोनेशंस का डिडक्शन मिलता है। एम्प्लॉयज के केस में क्या डिडक्शंस, और सॉरी these are income based deductions, these are expenditure based deductions, these are specifically expenditure based deductions, okay, and these are income based deductions, these are generally not, we will see this when we will see the deduction chapter, okay. And deduction under section 10AA, this 10AA specifically talks about okay, this is deduction for SEZ, so, okay, 10AA, and ये other deduction is इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट, क्या डिडक्शंस है, वी विल सी ऑल दिस डिडक्शंस व्हेन वी विल सी द डिडक्शन चैप्टर। फिर हमने कंप्यूटेशन कैसे करना ये देख लिया है कि कंप्यूटेशन कर लो इनकम फ्रॉम ईच हेड, फिर क्लबिंग कर लो आपके क्लबिंग प्रोविजन से, देन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस कर लो, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी आ जाती है उस तरीके से, एंड देन यू डिटरमाइन डिडक्शंस, और डिडक्शंस के बाद में टोटल इनकम, राइट। ये मॉड्यूल अभी अपडेटेड नहीं है, मॉड्यूल अभी तक के आईसीआई के मटेरियल पे ना जो अभी करंट बजट आया है उसकी मॉड्यूल अब तक के अपडेट नहीं हुई, ठीक है। सो ईयर अंडर 115 BAC, अंडर 115 BAC द प्रोविजंस आर नॉट अपडेटेड येट, बट एज पर द प्रोविजंस ऑफ द एनुअल फाइनेंस एक्ट दिस प्रोविजंस आर 0 to 3 lakhs nil, 3 lakh to 7 lakhs is 5%, 7 lakh to what that provisions we have discussed, 7 lakh to 10, 10 to 12, 12 to 15, this is how the provisions are. ये अभी updated नहीं हुई है, when we'll have the updated model then you can just go through it once, that is not a point. फिर this is basic exemption limit under optional tax regime, okay. ऑप्शनल टैक्स रेजिम का मतलब स्पेसिफिकली होता है ओल्ड टैक्स रेजिम। See right now I want to very clarify one thing very clearly. New tax regime is a default tax regime, 115 BAC, ये सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, 115 BAC सेक्शन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। 115 BAC is a new tax regime and old tax regime is a optional tax regime, understand the word optional tax regime, ठीक है। if I specifically talk about calculate the income tax payable under the default tax regime, then you will have to apply this 115 BAC वाला tax rate, okay. and if I specifically talks about कि 115 BAC के अंडर नहीं करना है हमें, इसमें डिटरमाइन करना है अंडर ऑप्शनल टैक्स regime, देन ओल्ड टैक्स regime का जो हमने 2.5 लाख का और 2.5 से 5, 5 से 10 वाला जो हमने टैक्स रेट देखा था ना वो अप्लाई करना है। आई होप आई एम क्लियर विद दिस, ओके। देन ये सरचार्ज हमारा बचा है, सरचार्ज की जगह पे हमने रिबेट देखा है, एंड दिस rebate of 7 lakh rupees is available up if your income is up to 7 lakh rupees in 115 BAC, then you will get a rebate, okay. in old tax regime it was up to 5 lakh rupees, clear? don't any doubt please let me know, बिल्कुल मेरे को चैट में पूछो या फिर कहीं पे भी कोई भी तरह का डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बट डोंट गो विद अ कंफ्यूजन, ओके। then this is health and education cess, specifically after calculating a cess there is a cess, there is a 4% cess is applicable, तो गवर्नमेंट है ना बिल्कुल किसी भी तरीके से छोड़ नहीं रही है आपको, मतलब ठीक है टैक्स दो, टैक्स अगर ज़्यादा
टैक्स अगर नहीं हो तो ज़्यादा टैक्स दो इफ़ योर इनकम इज मोर देन दैट, ठीक है। अगर वो भी नहीं हुआ तो अब उसके बाद सेस दो, मतलब हर जगह किसी ना किसी वे में तो आपसे टैक्स लेना है ना, लेना ही है। सेस क्या है? सेस एक तरीके से आपका, सेस एक तरीके से आपका एक एडिशनल टैक्स ही है, ठीक है। गवर्नमेंट को कोई सी तरह का पैसा देना मतलब टैक्स ही समझ लो आप एक तरीके से। देन वी हैव अल्टरनेट मिनिमम टैक्स। सी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स इज अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट. द पॉइंट इज, सपोज फॉर एग्जाम्पल by any way of deductions, okay, if you are liable to pay zero income tax na, zero, by virtue of any deductions or anything na, if in that case you will have to pay zero income tax, but government बोलते कि नहीं, भले ही हमने आपको डिडक्शन दे दिया है बिकॉज ऑफ योर एक्सपेंडिचर, बिकॉज ऑफ योर एनी अदर थिंग as per the provisions of that, but still you have to pay minimum some tax amount, and that provision for individual and HUF is given in alternate minimum tax. This is not there in inter level, this is there at the final level, okay. Then examine whether tax, so whether to pay tax under default tax regime or under optional tax regime as per the provision. See, in this case what is given in step 13 is very simple. Is step 13 specifically talks about is the option to pay tax under default tax regime or the option to pay tax under old tax regime. This option is available for the salary individual, ठीक है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, और बिजनेस और एनी इनकम प्रोफेशन किसी भी तरीके से अगर आपने एक बार 115 BAC में टैक्स पे कर दिया, देन यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन टू गो बैक इन ओल्ड टैक्स regime. For next and upcoming financial year, it will be presumed that आपको न्यू टैक्स regime में ही पे करना पड़ेगा, ठीक है। So here specifically understand one thing, if your individual and HUF, AOP, BOI not having income from business or profession can choose whether or not to exercise the option of shifting out of default tax regime. Just see the wordings, how the way it is drafted. The point is why I am reading the module and everything. हम अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैं बोलूँगा ना आपको, अभी जो मैंने समझा है और मैंने जिस तरीके से समझा है कि सपोज फॉर एग्जाम्पल इफ द पर्सन इज हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, then in that case he will be eligible to pay tax, he will be having an option to pay tax under 115 BAC or under old tax regime, new tax regime or new, but the way it is drafted, it not having an income from business or profession, ठीक है, can choose whether to opt out, whether to exercise or not the option of shifting out of default tax regime. Just see this line specifically, this is how beautifully the law is drafted. Not having, पहले यहाँ पे negation से शुरुआत किया, income from business and profession can choose whether or not to exercise the option of shifting out of default tax regime. Getting it? एक तरीके से ऑप्शन है कि अगर आप बिजनेस और प्रोफेशन कर रहे हो, बिजनेस प्रोफेशन नहीं कर रहे हो, तो यू कैन चूज टू शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स regime, दैट मीन्स टू गो इनटू द ओल्ड टैक्स regime, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ अगर आपको बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है तो ही है। Then there is a concept of advanced tax and TDS deducted at source. This we can discuss tomorrow, that is not a point, ठीक है। Then we have seen important definitions. Important definition में हमने assessee की definition देखी, assessment की definition, assessment is notice आना, the assessment procedure will be dealt at final level. Assessment is the procedure by which income of an assessee is determined. It may be by way of normal assessment. Assessment का मतलब होता है चेकिंग, बस चेक करना, डिटरमाइन करना किसी भी तरीके से। कहाँ गया, सॉरी, देन वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ पर्सन का हमने डेफिनेशन देखा, हमने इंडिविजुअल किसे कहते हैं, HUF किसे कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन व्हाट डू मीन बाय HUF। ये इनकम टैक्स एक्ट में ये नहीं पूछेंगे कि HUF की डेफिनेशन बता, इनकम टैक्स में ये पूछेंगे कि HUF के ऊपर टैक्स कैसे लगता है ये बताओ, ठीक है। दैट्स वाई, एंड यू मस्ट हैव आल्सो सीन दिस दया भागा एंड मिताक्षरा। इन शॉर्ट आई कैन टेल यू, दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, मतलब स्पेसिफिकली सेट until unless your elders don't die, ठीक है, you will not get, nobody acquires the right in share of properties as long as the head of the family is living. And in the case of Mitakshara school, one acquires the right to family
by his birth and not by succession irrespective of the fact. That means मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ में आपको तो from birth only you will have the right in the property. In Daya Bhaga, until unless that head of the family is living, you will not have the right. ठीक है, this is prevalent in West Bengal and Assam, and मिताक्षरा school is prevalent in rest of the part. Then domestic company की मैंने बात करी. Domestic company specifically talks about कि if it is registered in India, two company, the company should form having a registered in India and registered office or principal office in India. ठीक है, और foreign company is so here class of companies जैसे मैंने बात करी थी. डोमेस्टिक कंपनी एक तो या तो इंडियन कंपनी है या कंपनी विच हैज़ मेड अरेंजमेंट फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड विद इन इंडिया आउट ऑफ द इनकम चार्जेबल. मैंने बोला ना डिविडेंड वाली चीज़, मैंने या तो इनकम की रजिस्टर्ड हो जाए या तो डिविडेंड पे करने के लिए किसी भी तरीके से फ्रॉम द इनकम अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो देन इट्स अ डोमेस्टिक कंपनी. ओके, I hope everyone is remembering what I have particularly said in the PPT. ओके, याद आ रहा है? अब भी हमने डिटरमाइन किया है, हमने वो देखा था कैसे प्रीवियस ईयर डिटरमाइन होता है, कैसे क्या होता है, राइट. फिर फर्म किसे कहा जाता है, एओपी किसे कहा जाता है, ये सी दिस पॉइंट, द पॉइंट इज दे हैव डिस्कस इन डिटेल, बट द पॉइंट इज यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि किसे एओपी कहा जाता है, किसे बीओआई कहा. द पॉइंट इज इफ इट इज in intermediate specifically if you are having that कि an AOP of person, हमें ये नहीं डिटरमाइन करना कि HUF वो मिताक्षरा स्कूल है, दया भागा स्कूल है, नहीं. एक बार HUF है, एक बार कंपनी, सिर्फ कंपनी के केस में यू कैन डिटरमाइन, बट अदर देन दैट इट इज़ नॉट योर जॉब टू डिटरमाइन कि यार AOP किसे कहा जाएगा या BOI किसे कहा जाएगा. ठीक है, इफ यू वांट टू रीड कि यार फॉर माय पर्सनल नॉलेज इफ आई वांट टू अंडरस्टैंड कि AOP किसे कहा जाएगा एंड BOI किसे कहा जाएगा, देन यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू इट कि what is the difference between. See, we can go through differences like in case of BOI only individuals can be a member, ठीक है, whereas in AOP association of person any person can be a member, even a company can be a member of AOP. Getting it? What is the difference between AOP and BOI? This is association of person and this is body of individual. ठीक है, the body of individual specifically talks about only individual members like we, I and you, मतलब हम दोनों हम सात लोग मिलके, सब लोग मिलके कर सकते हैं. अदरवाइज एसोसिएशन ऑफ पर्सन स्पेसिफिकली राइट कि भाई कोई भी पर्सन, किसी भी तरह का पर्सन, जैसे हमने पर्सन की डेफिनेशन देखी, उसमें इंडिविजुअल है, HUF है, AOP है, BOI है, कंपनी है, लोकल अथॉरिटी है, फर्म है, AJP है, तो किसी भी तरह का पर्सन अगर साथ में मिलके आता है तो देन इट इज कॉल्ड है AOP. तो लोकल अथॉरिटी मीन्स म्यूनसिपल कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ये सारी चीज़ें. हमने डेफिनेशन ऑफ इनकम देखी है कि इनकम किसे कहा जाता है, कि ये सारी चीज़ें हमने डिटरमाइन करी है, राइट. इनकम डेफिनेशन देखो कितनी बड़ी, मैंने तो सिंपल एक शॉर्ट में बोला एनीथिंग अंडर द स्काई विच यू आर रिसीविंग इन योर बैंक अकाउंट और एनी बाय वे ऑफ कैश इज इनकम. देन हम इनकम टैक्स में डिटरमाइन करेंगे कि किस तरीके से मिले, इफ इट इज़ अ लीगल, इलीगल सोर्स और वॉट एवर, आई डोंट केयर. विनिंग्स फ्रॉम हॉर्स रेसेस और विनिंग्स फ्रॉम पजल्स, और मैंने सट्टा लगा के पैसा कमाया, देन ऑल्सो इट्स माई इनकम. It is not important that कि मेरे को किसी तरीके से कोई लीगल वे से, इवन इफ यू आर अर्निंग इलीगल वे ना, इनकम टैक्स एक्ट विल टेक यू कि भाई तुम टैक्स पे करो. इट इज़ नॉट इनकम टैक्स पर्सन, द असेसिंग ऑफिसर स्पेसिफिकली से मेरे को नहीं चाहिए भैया तू किस तरीके से तूने पैसा कमाया ना, टैक्स पे. मतलब सर मैंने इलीगल वे से मैंने पत्ते खेल के पैसा कमाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को पूरा टैक्स पे कर, मैं तेरे से हायर टैक्स रेट लूंगा, मैं तेरे को कोई डिडक्शन नहीं दूंगा, कुछ नहीं. आई डोंट केयर, माई जॉब एज अ टैक्स प्रोफेशनल इज ओनली टू डिटरमाइन कि मेरा टैक्स कितना होगा, दैट्स इट. मुझे लीगैलिटी इलीगैलिटी वो बात के दूसरे गवर्नमेंट ऑफिसर देखेंगे, मुझे डिटरमाइन करना ही नहीं है. ठीक है, देन वी हैव स्पेसिफिकली सीन तो रेवेन्यू रिसिट और कैपिटल रिसिट. रेवेन्यू रिसिट मीन्स जहाँ पे आप किसी तरीके का कोई बिजनेस कर रहे हो, और कैपिटल रिसिट इज लाइक जहाँ पे आप आपके एसेट्स बेच के कर रहे हो, राइट. इट इज कॉल्ड एज कैपिटल. इट्स वेरी बेसिक टर्मिनोलॉजी. रेवेन्यू रिसिट इज अकाउंटिंग फॉर्म कि रेवेन्यू रिसिट किसे कहा जाएगा, टैक्स रिसिट किसे कहा जाएगा. देन दिस आर सम पॉइंट. सो सिंगल ट्रांजेक्शन कैन इट कंसिडर टू अ बिजनेस. The point is that
definitely a single transaction can constitute a business. I have never told you कि business has to be a complete full-fledged business. The business can be even a single transaction. मैं साल का सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, एक ही बार बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस है, ठीक है, बिजनेस है तो बिजनेस है. इट डज नॉट डिटरमाइन कि मेरे को पूरा ये करना. द पॉइंट इज वाई आई एम जस्ट आई एम गोइंग थ्रू इट. द पॉइंट बिकॉज आपको कुछ चीज़ छूट ना जाए, ठीक है. इन पीपीटी आई एम टेकिंग द क्रक्स ऑफ दैट मैटर, बट इन दिस मॉड्यूल आई एम गोइंग थ्रू इट. इफ यू वॉन्ट टू रीड यू कैन रीड, that is not a point, but in class we will discuss the crux or the concept. My number one point is, as a tax teacher, what my role is, number one, आपको tax से introduce कराओ. You are having you don't have a subject in foundation or you are coming from direct entry route, तो आपने बहुत थोड़े लेवल पे टैक्सेशन देखा, आपने नहीं देखा कि टैक्स सब्जेक्ट क्या होता है. टैक्स से सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझाओ, मतलब सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करो कि दिस इज व्हाट द टैक्सेशन इज, ठीक है. टैक्सेशन का एक बार होने के बाद में देन वी डिटरमाइन कि किस तरीके से टैक्स का एक स्ट्रक्चर दिया है. आई डिस्कस विद द प्रोविजंस विद यू एंड देन वी डिस्कस एवरीथिंग इन डिटेल, ठीक है. तो माई जॉब इज टू आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा के, आपसे प्रोविजंस करा के आपका एग्जाम पास करा दो, ठीक है. दैट इज आवर अल्टीमेट गोल इज टू क्लियर द एग्जाम. बाकी ये जो कॉन्सेप्ट है, नो बडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस कॉन्सेप्ट इन एग्जाम. द कॉन्सेप्ट विल बी व्हेन वी विल लर्न द 5 हेड्स ऑफ इनकम डिडक्शन लॉ. दिस इज अ वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी बेसिक, अल्टीमेटली बेसिक, ठीक है. दिस जस्ट वन थिंग कि आपको एक सब्जेक्ट से स्टार्टिंग के चैप्टर में इंट्रोड्यूस कराना चाहता है. सो इफ यू वांट टू यू नो गो थ्रू इट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, तो यू कैन गो थ्रू इट, राइट. सो हमने इंडिया की डेफिनेशन देखी, इंडिया की डेफिनेशन, देन इसके बाद में एग्रीकल्चर इनकम की हमारी डेफिनेशन बची है. एग्रीकल्चर वी विल सी इट टुमारो कि एग्रीकल्चर इनकम किसे कहा जाता है और प्रोसेस रेंडर टू फिट इट एम्प्लॉय. देन ओके, देन टुमारो वी विल सी स्पेसिफिकली, टुमारो वी विल सी apportionment of income between business income and agriculture income. This is a very good important point which we will see tomorrow, okay. And then we will see this definition of rural agriculture and urban agricultural land, how the agricultural land in, ये एक एग्रीकल्चर का टॉपिक हमारा बचा है. एग्रीकल्चर का टॉपिक हम कल डिटरमाइन करेंगे. देन वी हैव सीन द प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर, कैसे प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, राइट. We have seen this assessment year by diagram, by timeline, right. ये हमने exceptions देखे थे for 5 persons which are like income earned in the previous year is liable to tax in the current year for this category of person, right. Shipping business है, person living India है, AOP BOI form for a particular event है, then person likely to transfer the property and discontinue business. So till now, except see out of 103 pages we have covered 48 pages, और 48 पेजेस में से सिर्फ एक एग्रीकल्चर पार्ट हमारा बचा है, एग्रीकल्चर इनकम का पार्ट. अदर देन दिस एवरीथिंग इज कवर्ड. टुमारो वी विल स्पेसिफिकली डिस्कस अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम. ये अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, ये रेट्स एंड सरचार्ज हमने देख लिए हैं. रेट्स एंड सरचार्ज में हमने ये कैलकुलेशन भी देख लिया. हमारा यहाँ पे से 115 BAC बचा है, 115 BAC डिस्कस करना बचा है. एंड 115, सो व्हाट आर द थिंग्स विच आर रिमेनिंग. एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर कैसा डिटरमाइन होता है, 115 BAC के ऊपर कैसा डिटरमाइन होता है, एंड टाइम लिमिट कैसा, ये शिफ्टिंग और बाकी सारी बेसिक चीज़ें हमारी बची है. सो क्लास वी विल कंटिन्यू दिस कॉन्सेप्ट्स टुमारो, राइट. राइट नाउ द पॉइंट इज वॉट एवर आई हैव टॉट, आई वॉन्ट यू टू गो थ्रू द मॉड्यूल वंस, ठीक है. अमेंडमेंट चैप्टर 1 में कुछ नहीं है. अगर आपको कुछ और लगता है तो वी कैन डिस्कस इन डिटेल whenever we'll see this, right. Okay, so that's all for today. Okay, we will discuss, we'll see you tomorrow.